वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। आज की वीडियो है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को दोबारा से। बाय द वे, इससे बहुत पहले लाइक 6 से 7 महीने पहले मैंने 3 वीडियोस डाले हुए थे, बट उनका कुछ मतलब नहीं था क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स थी जो कि मैंने उसमें ऐड ऑन नहीं की थी, जो कि ज़रूरी थी। तो अब ये जो सीरीज़ है ये पूरी कंप्लीट करेगी आपकी हिस्ट्री को, पूरी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को, फिर मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग टोटली डेप्थ में कवर करने वाले हैं। ये जो क्लासेस रहेंगी ये कोई भी एसएससी का एस्पिरेंट बेसिकली देख सकता है, कोई भी बैंक, कोई भी रेलवे वाला, और प्लस इफ कोई यूपीएससी प्री के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी इन क्लासेस को रेफर कर सकता है। ओके, बाय द वे मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोग एनसीईआरटीज कर चुके हैं क्लास 6th और 7th की। तो अगर आपने एनसीईआरटीज नहीं देखी हैं तो एक बार उनको देख लीजिए। क्लास 6th की अगर आप एनसीईआरटी पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लेंगे तो आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक अच्छा खासा जो रोल है वो समझ में आ जाएगा, एक बेसिक है वो समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं हम लोग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री देखने वाले हैं। बाय द वे, मोस्टली टीचर्स या फिर सारे लोग यूट्यूब पे करते ये हैं कि जो उनका पहला चैप्टर रहता है वो स्टोन एज रहता है। ऑब्वियस है कि हम लोग भी स्टोन एज से स्टार्ट कर सकते थे, बट वही बात है कि हिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ में आ जाए, इस वजह से मैंने एक न्यू चैप्टर इसमें इंक्लूड किया है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। कि हिस्ट्री से हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, वही सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है, पहली बात तो ये एडवांस लेक्चर की सीरीज है, तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अपनी रोजगार टू सरकारी वाली वेबसाइट पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, ये पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीटली फ्री होने वाली है, ठीक है। इसका कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा और ये यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री रहेगी। हाँ, और फ्री रहने का बेसिकली ये है कि मैं फ्री तो रख सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि आई एम नॉट बेसिकली अर्निंग, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस चीज़ से है कि आप लोग बस इसको सपोर्ट करिए। ओके, आप लोग बस इफ पॉसिबल तो वैल्यू करिए मेरे एफर्ट्स को। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, ठीक है। अगर ये वीडियो मैं पूरे मन से ये चैप्टर 1 बना रहा हूं तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे चैप्टर को देखो, इससे सीखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एंड आई रियली डोंट वांट एनीथिंग एल्स, बस यही चीज मुझे आपसे चाहिए। ओके, बाय द वे, इफ आप सपोर्ट करना चाहें तो आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। इफ आप सपोर्ट करना चाहें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको क्यूआर मिल जाएगा पेटीएम या फोन पे का, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप हर एक लेक्चर की बात करें। जब आपको लगे कि पूरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खत्म होगी, भैया ने बहुत अच्छे से कराई है, चलो भैया को इसका वर्थ इट लगता है तो हम इन भैया को 10 रुपए पे कर देते हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी चीज़ नहीं है। और नोट्स, स्टार्टिंग में सोचा था कि नोट्स को पेड रखूँ, बट वही बात है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइक 10 रुपये, 15 रुपये या फिर गूगल पे या फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो टोटली फ्री रहेंगे नोट्स भी, आपके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो बस यही है, सीरीज आपकी कंप्लीटली फ्री होने वाली है। हिस्ट्री पूरी होगी, फिर हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आज हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 का नेम है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे आज हम हिस्ट्री को खुद से, कि हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री के फायदे क्या है, हिस्ट्री को जानेंगे तो क्या होगा। बेसिकली क्या हिस्ट्री डिवाइडेड है, हिस्ट्री के आज बेसिकली लोग सब डिवीजन देखने वाले हैं। क्योंकि जब हम लोग स्टोन एज को स्टार्ट कर देते हैं तो उसी में हम लोग हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं कि पहले आज हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे स्टोन एज को। तो चलो देखते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री जो है वो पास्ट की स्टडीज है। तो बेसिकली हम पास्ट को पढ़ रहे हैं, है ना, टोटल पास्ट को पढ़ रहे हैं। ये जो इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री देख रहे हो, ये बेसिकली चैप्टर का नेम ये भी हो सकता था, इंट्रोडक्शन टू पास्ट, कि जो पुरानी चीजें घटित हुई है। बाय द वे, आप जानते हैं पास्ट क्या होता है? पास्ट मतलब होता है भूतकाल, जो भी चीज पहले हुई है, आज मतलब प्रेजेंट से पहले, उन सबको हम लोग पास्ट बोलते हैं। तो जो भी चीज पहले हुई होंगी उनके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आपको पता होगा, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी उस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। हिस्ट्री स्टडी करती है पास्ट को, ठीक है, और उनके पास एविडेंस होता है। एविडेंस जैसे उनके सोर्सेस होते हैं, सोर्स मतलब होता है स्रोत। ये बेसिकली हमारा सोर्स क्या है, हमारा बेसिकली स्रोत क्या है, कहाँ से हमें सारी चीजें पता चली है। तो या तो वो इंस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होती हैं? इंस्क्रिप्शन जैसे कि आपके पत्थर हो गए ना, उन पे चीजें लोग इनग्रेव करके लिख देते हैं, दीवारों पे लिख देते हैं, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। क्वाइंस मतलब आप सिक्के समझते होंगे। बाय द वे, आपको पता है कि स्टडी ऑफ क्वाइंस क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ क्वाइंस को क्या बोलते हैं, जिनकी वजह से हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, वो बता दीजिए मुझे। मनुस्क्रिप्ट क्या होती है? मनुस्क्रिप्ट बेसिकली वही आपको पता है कि ऋग्वेद के टाइम पे हमको देखने को मिलेगी, जो कि हाथों से लिखी जाती थी। तो ये जो मनुस्क्रिप्ट्स होती है, इनसे भी हमको पता चलता है कि पास्ट में चीजें कैसी घटित हुई होंगी। और चौथी चीज है मॉन्यूमेंट्स। इसके अलावा भी काफी चीजें जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट जैसे बिल्डिंग हो गई,
पुराने किले हो गए, पुराने बहुत बड़े बड़े इमारतें हो गई, तो उन सब से हमें जो चीज़ें पता चलती हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि हिस्ट्री जो है उसमें भैया हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और उन एविडेंसेस के बेसिस पे पढ़ते हैं जिनमें उन एविडेंसेस के बेसिस पे पढ़ते हैं जिससे हमको पुरानी बातों को पता चलता है। और वो जो एविडेंस है उनमें सोर्सेस होता है, वो सोर्सेस कौन से, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए और भी हो गए। ओके, ये रिकॉर्ड करता है आपके एक्शंस को और स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग अक्रॉस टाइम, सर्विंग एज अ कलेक्टिव मेमोरी ऑफ सोसाइटी। तो जो भी इंसानों ने स्ट्रगल करे, जो भी इंसानों के काम रहे, जो भी इंसानों ने अचीव किया है इस समय के दौरान, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं, फिर हिस्ट्री बोलते हैं। सर्विंग एज अ कलेक्टिव मेमोरी ऑफ सोसाइटी, तो उस सोसाइटी ने उस समय काल में क्या क्या चीजें अचीव भई, क्या क्या चीजें अचीव नहीं हुई, तो उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोले, हिस्ट्री बोल रहे हैं। बट जो थिंकर्स हैं उन्होंने हिस्ट्री को डिफरेंटली डिवाइड किया है। कई जो थिंकर्स हैं उन्होंने हिस्ट्री की डेफिनेशन को अलग अलग दिया है। तो बेसिकली आज हम लोग टॉप 5 डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री जानने वाले हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि भैया टॉप 5 डेफिनेशंस हमको जानने की नीड ही क्यों है, क्या करेंगे, देखो आज जो मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ वो हिस्ट्री से करा रहा हूँ, इस वजह से आपको जानने की नीड है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है तो कह सकते हो कि आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। बट यूपीएससी प्री जैसे एग्जाम्स के लिए आपको ये थोड़ी चीज़ जाननी होनी चाहिए। और सीजीएल जैसा अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अच्छा एग्जाम है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा जान लीजिए, आपके सिर पे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हेरोडोटस के बारे में देख लेते हैं। हीरोडोटस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। बाय द वे इनका जो नेम है वो है हीरोडोटस। मैं तो इनको यही पढ़ूंगा, बाकी इनका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो वो आप पढ़ सकते हैं। तो हीरोडोटस जिनको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, तो पहली बात तो ये नेम याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये बताते हैं डेफिनेशन कि हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ व्हाट मैन हैव डन एंड सफर्ड, कि हिस्ट्री एक अकाउंट है, एक गाथा है जिसमें बताते हैं कि इंसानों ने क्या क्या किया और इंसानों ने क्या क्या झेला या फिर क्या क्या उनको सफर करना पड़ा समय के दौरान, उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इनका जो मीनिंग होता है, इनका जो डेफिनेशन, इसकी मीनिंग ये है कि हिस्ट्री रिकॉर्ड ह्यूमन एक्शन, कि इंसानों ने जो भी काम करे उन सबको हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है कि उन्हें क्या अचीव किया, उनके क्या स्ट्रगल्स थे, उनके क्या एक्सपीरियंस थे। सेम चीज वायदा पे हमने ऊपर देखी थी, देखो स्ट्रगल, अचीवमेंट्स और एक्शंस, वही चीजें हैं ना। ओके, और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे वॉर मतलब जो युद्ध है वो दिखाए जाते हैं, किंग मतलब राजाओं के बारे में बताया जाता है, एम्पायर्स के बारे में लिखा जाता है। अब आप इनके बारे में लिख लोगे तो होगा क्या कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो इनसे सीख लेंगी कि हमारे जो दादाजी थे, हमारे परदादा जी थे, उन्होंने लड़ाई में, युद्ध में ये गलतियां की थी, ये गलतियां हमको नहीं करनी है। जैसे अब अलाउद्दीन की पॉलिसी आई थी, आपको पता है कि सारे के सारे लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, कि जब अकबर की पॉलिसी आई थी तो उनके बाद के जितने भी रूलर्स आते हैं मुगल डायनेस्टी के सारे लोग उन्हीं की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज बेटर बनाई हुई थी, यही चीज होती है। अच्छा, बाय द वे एरिस्टोटल कौन थे, आप मुझे जरा ये बता दीजिए, किनके गुरु थे, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और प्लीज सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं, सपोर्ट इन सेंस कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूं तो बेटर यही होगा कि आप उनका कमेंट में आंसर करें। इससे देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छे टाइम पे रेगुलर बेसिस पे बना पाऊंगा। बट अगर आप नहीं करेंगे तो मैं 100 सीरीज स्टार्ट करूंगा और मैं हो सकता है कि 10 को भी कंटिन्यू ना कर पाऊँ। बट अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं 100 सीरीज स्टार्ट करूंगा और 100 को भी कंटिन्यू करूंगा एंड तक। फिलहाल ये जो सीरीज है आपकी एंड तक चलेगी। तो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं हिस्ट्री को, वो बोलते हैं हिस्ट्री इज द नॉलेज ऑफ सिंगुलर फैक्ट, कि हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं बस उनके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। तो सिंपल मीनिंग की बात करें तो हिस्ट्री फोकस करती है स्पेसिफिक इवेंट्स पे, नॉट जनरल रूल्स के, सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है, बस स्पेसिफिक इवेंट्स हुए। जैसे अशोका ने कलिंगा वॉर लड़ा, अब वो सही था कि गलत था उसके बारे में हमको नहीं जानना, बस अशोका ने कलिंगा वॉर लड़ा, ये बस हमको जानना होता है। सीरियो जो कि एक रोमन थिंकर है, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा कभी अगर आपको टाइम मिले। तो ये बताते हैं हिस्ट्री द लाइट ऑफ ट्रूथ, द विटनेस ऑफ टाइम एंड द लाइफ ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? लाइट ऑफ ट्रूथ, जो कि हमको सच बताती है, जिसने समय को देखा हुआ है, एंड द लाइफ ऑफ मेमोरी, और जो जो चीजें हमारी मेमोरी में रहती है, जो जो चीजें घटनाएं हुई हैं जो हमारी मेमोरी में रह गई हैं, उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। तो इन्होंने बताया सिंपल मीनिंग में जो हिस्ट्री है वो हमको एक लैंप की तरह, बेसिकली एक उजाले की तरह, एक बल्ब की तरह गाइड करती है, जिसमें बहुत सारी मेमोरीज प्रिजर्व, मतलब होता है कि जो मेमोरीज हैं उनको बचा के रखा है। हिस्ट्री आपको पता है कि सारी मेमोरीज बचा के रखी है, कहीं पे लिख दी गई, कहीं पे छिपा दी गई, कहीं टेम्पल्स पे लिखी गई। तो जो सारी चीजें लिखी है वो प्रिजर्व मतलब बची हुई हैं, तो उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड सोर्स और ट्रूथ थ्रू पास्ट इवेंट, और ये हमको सच बताती है कि जो पास्ट में इवेंट्स हुए उससे हमको सारा का सारा सच पता चलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टडीइंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल टीचर्स अस द ट्रूथ अबाउट कॉलोनिज्म एंड इंस्पायर्स फ्यूचर जनरेशन, कि जब हम लोग इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है उसके पीछे का सच क्या था, उसके हमें पीछे का सच पता चलता है कॉलोनिज्म के बारे में
कि जो कॉलोनिज्म था उसके पीछे का सच क्या था, क्या वो सही था इंडिया के लिए, क्या वो बुरा था, और इसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी क्या होती है, इंस्पायर होती हैं और उनको पता चलता है कि हमारे साथ हिस्ट्री में गलत हुआ है या फिर सही हुआ है। बाय द वे जब आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स हम पे बेसिकली रूल कर रहे थे, तो क्या आपके हिसाब से वो सही था या गलत था? अब आपको कहां से पता चला? आपको यहां से पता चला, ठीक है, हिस्ट्री की वजह से। फ्रांसिस बैकॉन क्या कहते हैं? आप फ्रांसिस बैकॉन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ टाइम, ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए कि जैसे इंसान को जितना याद रहा, जितने एक्सपीरियंसेस याद रहे, जितनी चीजें इंसान को याद रही इंसान के इतिहास में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। E.H. कैरेट जो कि मॉडर्न हिस्टोरियन थे, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनकी जो डेफिनेशन है, बाय द वे इसी डेफिनेशन को काइंड ऑफ मैं भी मानता हूं। सुनो, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियंस एंड इट्स फैक्ट। कि हिस्ट्री बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चेंज होती रहती है जब इंटरेक्शन करते हैं हिस्टोरियन और उसके फैक्ट्स के साथ में। बेसिकली जिसने हिस्ट्री को जैसे देखा और जैसे लिखा, उसके लिए हिस्ट्री वैसी हो जाएगी। और हमारे लिए जो चीज़ है वो यही है कि हिस्ट्री को जिसने जैसा देखा वैसा ही लिखा, और हमको उनकी वही चीज़ें माननी पड़ेंगी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग तो प्रेजेंट थे नहीं, है ना? इस बात को समझ रहे हो ना? तो हिस्ट्री इज नॉट जस्ट फैक्ट, हिस्ट्री फैक्ट्स अकेले नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ हिस्टोरियंस इंटरप्ट देम, कि हिस्टोरियंस ने उसको कैसे बताया, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैन बी सीन एज अ म्यूटिनी, कि अगर आप इसको देखोगे तो आप विद्रोह की तरह देख सकते हो अगर आप ब्रिटिशर्स के व्यू से देखो, बट यही अगर आप इंडिया के व्यू से देखो तो आपको पता चलेगा ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो इतना देख लिया, इन शॉर्ट आप इन चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। हेरोडोटस क्या बोलते हैं? ये फादर ऑफ हिस्टोरी है। ये बोलते हैं कि जितने भी ह्यूमन डीड, जितने भी एक्शन हुए, उन सबको रिकॉर्ड करती है हिस्ट्री। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? फोकस करते हैं स्पेसिफिक इवेंट पे। सीएरो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हिस्ट्री इसमें ट्रुथ, मेमोरी और गाइड हो, जो हमको गाइड करेगी फ्यूचर में हमको कैसे काम करना चाहिए। वैकन क्या बोलते हैं? मेमोरी ऑफ मैनकाइंड, कि जितना भी इंसान को याद रहा। कैर क्या बोलते हैं? जो हिस्ट्री है उनको फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन, कि जो फैक्ट्स है उनको कैसे बताया गया वो हिस्ट्री है। ओके, अब हम लोग पढ़ लें हिस्ट्री के बारे में। यहां से जो भी एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू बोथ आर्कियोलॉजिकल एजेस। पहली बात तो ये आर्कियोलॉजिकल एजेस में डिवाइडेड है। क्या होती है आर्कियोलॉजिकल एजेस? अभी आपको बता देता हूँ। स्टोन, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। जैसे स्टोन एज हो गया, ब्रॉन्ज एज हो गया, आयरन एज हो गया। आर्कियोलॉजिकल जैसे कि हमको पुरानी बोझ डली मिल गई, हमको पुरानी मिट्टी पड़ी मिल गई, हमको पुराने घड़े पड़े मिल गए, लोहे के कोई भी मटेरियल पड़ा मिल गया, हमको पुरानी एग्जीबिशंस में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल गई, हमको मोहनजोदारो के बड़े बड़े शहर मिल गए। तो ये सारे क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल एजेस। इनमें कोई लिखी हुई चीज नहीं होती। आर्कियोलॉजिकल एजेस में हमको आर्कियोलॉजिकल जो बेसिकली क्या प्रूफ है उनमें भी हमको लिखी हुई चीजें मिल सकती है, बट वो आर्कियोलॉजिकल टाइप में। ओके, इस बात को समझिए। तो यहां से हमको क्या पता चलता है? जो हिस्ट्री डिवाइड होती है वो आर्कियोलॉजिकल एजेस में भी डिवाइड होती है और जियोलॉजिकल एजेस में भी डिवाइड होती है। जो आर्कियोलॉजिकल एजेस होती है वो होती है स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज। अब ये स्टोन एज क्या है, ब्रॉन्ज एज क्या है, आयरन एज क्या है, इनको बाय द वे अभी हम नीचे पढ़ेंगे। और जियोलॉजिकल एजेस क्या होती हैं? जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं प्लेस्टोसीन, होलोसीन। अब ये प्लेस्टोसीन और होलोसीन क्या है? इनमें से किसी एक का मतलब अगर आपको पता होगा तो आइस एज होता है, ठीक है। अब भैया हम कैसे याद करेंगे कि आइस एज? देखो बाय द वे आपको पता है कि आइस एज में जो पूरी दुनिया थी उसमें बर्फ ही बर्फ थी, और जो बाद में जाके जो होलोसीन एज आया उसमें जो क्लाइमेट है वो थोड़ा वार्म होने लगा। ये आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप कैसे याद रखिए? अब देखो पीएलई, पीली मतलब पहले। अब जो पहले आएगा तो उसमें बर्फ जमी होगी, तो याद कर लो जो पहले आया वो प्लेस्टोसीन, जो बाद में आया वो होलोसीन। अब जो पहले आया भैया उसमें आइस थी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइस एज बोलते हैं। ओके, और जो जियोलॉजिकल एजेस जिसको बेसिकली हम रिसेंट बोलते हैं, जो अभी कुछ समय पहले हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टेनरी पीरियड। जो क्वार्टेनरी पीरियड है वो अभी जो सबसे लेटेस्ट, जो सबसे रिसेंट का चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टेनरी पीरियड। इसमें भी दो चीजें देखने को मिलती है, एक तो प्लेस्टोसीन जिसको आइस एज बोलते हैं, और होलोसीन जिसको हम लोग अभी जो अपन का करंट का इपॉक चल रहा है उसको बोलते हैं होलोसीन। अब अगर आपको नहीं पता है कि भैया इपॉक क्या है, तो अभी हम उसको नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लेस्टोसीन तो समय पहले था, अब क्या चल रहा है? होलोसीन, जिसको हम लोग थोड़ा सा वार्मिंग क्लाइमेट की बात करते हैं। ओके, तो ये तो हो गए वो दो एजेस जिनके बारे में हमने जानना चाहिए, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए था। बट क्या भैया यही दो एजेस थे? नहीं, इससे पहले भी एजेस थे, इसके बाद भी एजेस आएंगे, है ना। तो चलो उन एजेस के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जब मैं सोच रहा था कि आपको यहाँ से पढ़ा दूं, फिर मुझे लगा कि यार दो एजेस के बारे में आपको बता ही रहे हैं, तो आपको पूरे एजेस के बारे में बता दिया जाए जो कि आपको जानना जरूरी है। तो जियोलॉजिकल एजेस एंड अर्थ ऑफ अर्थ, जो अर्थ की जियोलॉजिकल एजेस हैं उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं ह्यूमन कंटेक्स्ट के हिसाब से। ओके,
और मैं वही कहूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट हैं सारे के सारे इस पे फोकस करिए। ये मत सोचिए कि भैया ये तो ज़्यादा एडवांस हो गया, हमारे काम का नहीं है। आपके काम का है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वार्टरली पीरियड आपको पता चल गया कि लास्ट 2.6 मिलियन ईयर से लेके अभी तक का जो पीरियड है लगभग 11,700 साल पहले तक का, या फिर 12,000 साल पहले तक का जो समय पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस्टिनो इपॉक बोलते हैं। ये देखो टाइम पीरियड देख लो, 2.6 मिलियन ईयर्स एगो टू 11,700 ईयर्स पहले तक, कि 2.6 दशमलव मतलब 26 लाख साल पहले से लेके अभी तक का जो 11,700 साल पहले तक का बीच का समय था उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लेस्टिनो इपॉक बोलते थे। ओके, मतलब आइस एज। आइस एज का अगर कोई आपसे टाइम पीरियड पूछे तो बोल देना 2.6 मिलियन ईयर्स टू 11,700 ईयर्स अगो। ठीक है, 2.6 मिलियन ईयर से लेके 11,700 साल पहले तक का जो समय रहा उसको हम लोग आइस एज बोलते हैं। ओके, मार्क्ड बाय द रिपीटेड ग्लेशिएशन ग्लेशियलेशन। ग्लेशिएशन बेसिकली मतलब होता है जब बड़े बड़े ग्लेशियर्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ग्लेशिएशन देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स फॉर्म हो रहे थे। अब ग्लेशियर्स आपको पता है कि क्या होते हैं, झीलें वगैरह काइंड ऑफ जानते हैं ना, बड़े बड़े पर्वत या फिर बर्फ बर्फ के पर्वत, उनको बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो वही जो चीजें हमको देखने को मिली वो हमको कब देखने को मिली, आइस एज के टाइम पे देखने को मिली। ह्यूमन कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमको होमो इरेक्टस जो हैं और होमो सेपियंस हैं उनका एवोल्यूशन देखने को मिल चुका था। ठीक है, हंटर गैदरर्स, और यहाँ पे जो लाइफस्टाइल था वो कैसा हो गया था, हंटर गैदरर। हंटर मतलब होता है कि आपने किसी को हंट करा, किसी जानवर को मार दिया और आपने जो उसका गोश्त या जो मांस है उसको अपने पास बचा के रख लिया, क्या कि आपके आगे 3-4 दिन के लिए उसका यूज कर पाए और खा पाए। मतलब गैदर कर रहे हो आप, चीजों को इकट्ठा कर रहे हो। ओके, ये चीज होती है। तो प्लेस्टिनो इपॉक आप लोग समझ गए, मतलब इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं आपके लिए, सीजीएल के लिए अगर आप कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट दोनों है। ठीक है, अब होलोसीन इपॉक जो कि अभी चल रहा है हमारा, अब जो 11,700 साल से लेके, या फिर हम लोग इसको अगर वैसे देखना चाहो तो 12,000 साल भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे और तो हम लोग बेसिकली जो टाइम पीरियड है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। मतलब ये नहीं कि हमको एग्जैक्ट ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हजार 2-3 हजार साल का अच्छा खासा फर्क हो जाता है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बट यहाँ पे 11,700 लिखा है तो आप इसको 80,000 नहीं कर सकते, आप इसको 11,800 कर सकते हो, बहुत ज़्यादा होगा तो 12,000 कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखिए जो होलोसीन इपॉक है, इपॉक बेसिकली मतलब होता है जो टाइम पीरियड होता है उसके आसपास, है ना। हमको जब एग्जैक्ट पता नहीं होता तो इपॉक बेसिकली होता है जब बहुत बड़ा कोई चीज या चेंज हुआ हो तो उसके जो आसपास का समय है, बेसिकली जब हमें चीजें क्लियर नहीं होती, टाइम पीरियड एकदम क्लियर नहीं होता, तो हम लोग इपॉक का यूज करते हैं। ओके, समझ गए, बात अभी नीचे इसकी डेफिनेशन है तो आप अच्छे समझ जाएंगे। तो टाइम फ्रेम इसका क्या हो जाएगा, 11,700 ईयर से लेके जो अभी तक का समय था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोसीन इपॉक बोलते हैं। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमको वार्म क्लाइमेट थोड़ा देखने को मिलता है, पता चलता है कि लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे, विलेजेस आ गए थे, सिविलाइजेशन आ गई थी। भैया ये तो बहुत आगे की बात हो गई। तो देखो ना कि हम लोग प्रेजेंट की बात करें, अभी तक जो चीजें हुई है, अभी मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो वो भी पार्ट आ जाएगा ना इसके अंदर। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब ये जो नियोलिथिक क्या है ये हम लोग स्टोन एज में पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन क्या है कि जो शहरीकरण होने लगा, वो भी होने लगा था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब शहरीकरण कब हुआ था, आप ये याद कर लीजिए, जो शहरीकरण हुआ था वो हुआ था 1000 BC के बाद। भैया 1000 BC के बाद ही क्यों हुआ, क्योंकि 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हो गई, लोहा आ गया, लोहा आ गया तो कुल्हाड़ियां बन गई, कुल्हाड़ी बन गई तो जंगल साफ हो गए, जंगल साफ हो गए तो लोग बसने लगे, तो अर्बनाइजेशन हो गया। हिस्टोरिक एम्पायर देखने को मिलते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज देखने को मिलती हैं। अब जो होलोसीन इपॉक है इसका सब डिवीजन आपको याद रखना है। अब ये नहीं कि इन तीनों का नेम याद रखना है, बस देख लो कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रहे ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रीपियन, मेघालियन एजेस, बस ये नेम देखने हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट होते तो मैं यहाँ पे इनको हाईलाइट कर देता, बट मैंने नहीं किया। मतलब ये है कि बस आपको 2-4 बार इनको देखना है। ठीक है, नियोलिथिक से हमको पता चलता है कि जब नियोलिथिक आई तो फार्मिंग स्टार्ट हो गई। सिविलाइजेशन बेसिकली किस पे फोकस करती थी, कल्चर डेवलपमेंट पे। ओके, जब सिविलाइजेशन बची तो कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। ओके, और वायदा वेज के जो हिंदी नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि भैया हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें तो सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही। तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो या तो आप पहले नोट्स देख लीजिए, उसके साथ लेक्चर को देखिए, या फिर पूरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं। अब देखो ये जो था ये तो सबके लिए था। अब ये जो थोड़ा है वो थोड़ा समझने के लिए कि अगर आप सच में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको समझना चाहिए। तो ब्रॉडर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बाय द वे इसको हम जियोग्राफी में भी देखते हैं, बट अभी देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो एक होता है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है,
ये 4.6 बिलियन से लेके 541 बिलियन ईयर्स पहले तक का जो समय पीरियड है उसको हम लोग ये बोलते हैं। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि पृथ्वी का जन्म कैसे होता है और एकदम स्टार्टिंग का जो जीवन है पृथ्वी में वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो हमको प्री कैम्ब्रियन बेसिकली जो एज है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो पहली जो एक एरा है इसमें हमको क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है, अगर कोई अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जैसे यूपीएससी वगैरह वाले के लिए, तो वो तो आप इन चीज़ों को, चारों चीज़ों को रट लीजिए। बट अगर आप सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी 2-4 बार देख लेना इनको। ठीक है, तो पहली जो एक एरा जो है वो हो जाएगा 541 मिलियन से लेके 252 मिलियन ईयर्स पहले तक का जो समय। यहाँ पे हमको मेरीन लाइफ देखने को मिलती है। फर्स्ट लैंड प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट लैंड जो प्लांट हो जाएंगे वो मोस्ट लाइक प्लांट्स आए थे, और एनिमल्स हो जाएंगे वो आपके स्पॉन्जेस हो जाएंगे। इनको याद रखना है, कोई भी एग्जाम का व्यक्ति हो, कोई भी, है ना, इन दोनों को याद रखना है। और प्लांट का स्पेसिफिक नेम क्या था ये जरा गूगल कर लेना। ये तो मैं गूगल किया हुआ था एनिमल्स, तो ये लिख के आया था। बाकी इन दोनों को जरा अच्छे से गूगल करके याद रख लीजिएगा कि सबसे पहला एनिमल कौन सा था और सबसे पहला प्लांट कौन सा था अर्थ पे। तो मेसोजोइक एरा बेसिकली क्या होता है, 252 से लेके 66 मिलियन ईयर्स पहले तक का जो समय था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोइक एरा बोलते हैं। इसी टाइम पे हमको डायनासोर्स देखने को मिलते हैं, इसी टाइम पे हमको रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब रेप्टाइल्स क्या है, वो जो कि वो कीड़े मकोड़े चढ़ने वाले, मतलब उस टाइम पे काफी बड़े बड़े, तो वो जो डायनासोर और रेप्टाइल्स हैं वो हमको इसी एरा में देखने को मिलते हैं। बाय द वे डायनासोर्स आपके, अच्छा, जो आज के कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके डिसेंडेंट डायनासोर्स थे, मतलब उनके दादा परदादा परदादा परदादा, बहुत पीछे जाओगे, हजारों 2 लाख 50 लाख साल पहले, तो आपको पता चलेगा कि ये डायनासोर्स थे। ठीक है, तो याद रख लीजिए, चिकन जिसको आप लोग उठा के अभी खा जाते हो, मुर्गे मुर्गी को, तो यही थे जो पहले डायनासोर्स थे, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है ये सर कुछ भी बोल रहे हो, नहीं ऐसा ही था। ठीक है, सीनोजोइक एरा की अगर बात करें तो 66 मिलियन से लेके अभी तक का जो प्रेजेंट का समय है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीनोजोइक एरा बोलते हैं। और इसी में हमको देखने को मिलता है कि मैमल्स आए, मैमल्स वही जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, मतलब जो अंडे नहीं देते। ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है वो भी यहीं पे देखने को मिलता है, और यहीं पे हमको क्वाटरनरी पीरियड देखने को मिलता है। क्वाटरनरी पीरियड वही जो कि दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। ठीक है, अब होलोसिन क्या है, प्लीस्टोसिन क्या है। प्लीस्टोसिन भैया पहले आया तो ये आइस एज हो जाएगा, ये होलोसिन क्या है, ये भैया करंट का एज है। दोनों का जरा टाइम पीरियड मुझे कमेंट में करके आप बता पाएंगे, चलो बता दो। ओके, अब चलो देख लेते हैं भाई साहब। तो ये है आप लोग का इवोल्यूशन, मेरा नहीं है, मैं तो ऐसा ही था भाई, मैं तो ऐसा ही हुआ था। ठीक है मजाक करो, ये हम सबका इवोल्यूशन है कि कैसे इंसान इवॉल्व होते हैं। बाय द वे, इवॉल्व की अगर बात करें तो सीधा इंसान ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले आपको पता था कि पानी में जीवन था, फिर इंसान धीरे धीरे धरती पे आया, फिर धरती पे इंसान धीरे धीरे आया तो चकने लगा, वो चक्के लगा तो पेड़ों पे रहा, बहुत करोड़ों साल बाद पेड़ों से उतरा, जब पेड़ों से उतरा तब ये ऐसा था। ठीक है, तो ये नेम याद रख लेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलोपिटेशियस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियस ओपिटिस, जो भी नेम है, अभी इसको नीचे प्रोनाउंस कर लेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो तब ऐसे दिखते थे। ओके, तब बेसिकली ये है कि जब पहली बार इंसान अपराइट चलने लगा था, उस समय पीरियड की बात हो रही है। होमो हैबिलस इंपॉर्टेंट है, इंसान के शरीर पे काफी सारे बाल थे, अभी स्ट्रेट नहीं चल पाता था बट हाँ चलने लगा था। सर होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस में फर्क क्या है? होमो हैबिलस पहली बात तो एकदम स्ट्रेट थे नहीं, होमो इरेक्टस थोड़े स्ट्रेट थे, प्लस इनके हाथ में स्टोन टूल देख रहे हो, ये चीज आप सोच रहे हो कि भैया फोटो मिस कर दी होंगे, नहीं, यही तो फर्क होता है कि यहाँ पे स्टोन्स का यूज होने लगा था, यहाँ पे और अच्छी चीजों का यूज होने लगा था, और यहाँ पे हम लोग एरोस का यूज करने लगे थे, है ना। ये आजकल के इंसान है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इंसान के हाथ में फ़ोन आ जाएगा, तो इंसान के हाथ में फ़ोन आ जाएगा, फिर बहुत सारा जो भारी बैग है जो आपके स्कूल वाले लाद देते हैं, और आपको देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बेसिकली उनकी गर्दन झुक जाती है, तो हो सकता है आगे जाके गर्दन झुक जाए। और इवोल्यूशन में होता क्या है, इवोल्यूशन में बेसिकली वही चीज़ होती है जो आपके काम की नहीं होती है वो हट जाती है। आपके शरीर के जो बेसिकली वाल थे, जो आपके हेयर्स थे, वो पहले काम के थे, क्योंकि आपको पता है प्लेनोसिन देखने को मिल रहा था, प्लीस्टोसिन देखने को मिल रहा था। तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडक होती थी, तो आपको वार्म हो रहने के लिए बेसिकली बाल और जो हेयर्स हैं आपको चाहिए होते थे बॉडी पे। बट समय के साथ ये जो एजेस हैं बदले, तो आपके जो बाल हैं बॉडी पे वो कम हो गए, है ना। सिर के इंसानों ने बालों का यूज़ किया फैशन के लिए, तो अभी भी बाल हैं। दाढ़ी का लोगों ने यूज़ करा। बाकी शरीर के जो बाल आप अगर आगे जाके देखेंगे, अगर आगे जाके इवोल्यूशन होगा, जो कि होना ही है, तो आप देखेंगे सारे शरीर के बाल हट जाएंगे, नीचे के जो आपके पैरों की उंगलियां ये सारी हट जाएंगी, प्लस जो आपके कान के जो ऊपरा जो कान है ये हट जाएगा। ओके, अब ये क्यों हट जाएगा, ये समझो ना कि इनका यूज़ नहीं हो रहा है।
आप समझो ना कि आप अपने कान का क्या यूज़ कर रहे हो। आप समझो ना कि पैरों की उंगली को आप क्या यूज़ कर रहे हो। अब ये मत कहना कि भैया हम तो यूज़ करते हैं, हम जब जिम जाते हैं तो यूज़ करते हैं। अरे सुनो मेरी बात, बाय द वे आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करो तो समय के साथ ये चीज़ें गायब हो जाएँगी। ओके, इस बात को समझिए, है ना? और ये आँखों के ऊपर के बाल है, अगर आपको पता होगा कि आँखों के ऊपर जो आईब्रोज़ होते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, तो जब भी बारिश होती है तो ये पानी को सीधा आँख में ना घुस के साइड से निकाल देते हैं, ये होता है आईब्रोज़ का काम। ओके? इसके अलावा भी काफ़ी काम होते हैं। तो चलो ये समझ गए कि इवोल्यूशन होता क्या है कि जिस चीज़ की आपको यूज़ नहीं होगा, वो समय के साथ गायब हो जाएगा। ओके? तो ह्यूमन इवोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलोपिटियस, ठीक है, ऑस्ट्रालिपिटियस, हम तो यही पढ़ेंगे इसको। 4 से लेकर 2 मिलियन ईयर्स पहले तक के जो लोग थे उनको हम लोग यही बोलते थे। ये बाइपेडल होमिनियंस थे, मतलब ये पहली बार ऐसे लोग थे जो कि क्या करे, जो कि अपराइट चलना स्टार्ट किए। होमिनियंस बेसिकली ये समझ लो पुराने टाइम के लोग। ओके, एप्स टाइप। ओके, इनके पास छोटा ब्रेन हुआ करता था, 400 से लेकर 500 सीसी, ठीक है, वो इंजन का होता है, वही टाइप समझ लीजिए। ये लोग कहाँ रहा करते थे? अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो टाइमलाइन याद रखेंगे, दूसरी बात कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे, तीसरी बात पहले व्यक्ति जो सीधा चलने लगे, बस। और हाँ, एक मूवी बनी हुई है लूसी, अगर आपने मूवी लूसी नहीं देखी तो देख लीजिए। माना जाता है कि जो सबसे पहली बेसिकली ये जो लोग थे जो कि चले ज़मीन पे, उनमें ये जो प्रजाति थी उसमें बेसिकली लूसी इसको नेम दिया जाता है ना। और इस पर एक मूवी बनी है जिसमें बेसिकली वो लड़की होती है, वो क्या करती है, वो अपना 100% ब्रेन यूज़ करने लगती है। तो उस मूवी में भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको पता है कि सबसे पहले इंसान जो ज़मीन पे चले उनमें से जो सबसे पहले का नाम था वो लूसी था। तो ये चीज़ है ना, याद रखेंगे। और ये बिल्कुल जानने की ये नहीं है कि भैया ये है क्या, इसका मतलब नहीं जानने की नीड है। होमो एविलस 2.4 से लेके 1.4 मिलियन ईयर्स पहले, 2.4 से लेके 1.4 मिलियन ईयर्स आगो पहले तक का जो समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमो हेविलस बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? हैंडीमैन बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये स्टोन टूल्स बनाने लगे थे। भैया भैया यहाँ पे तो स्टोन टूल्स है नहीं। अरे बनाने लगे तो बाद में आके आने लगे ना, इस बात को समझो। ये मत समझो कि ये जो इमेज है एकदम सारी चीज रेप्लिकेट कर रही है, नहीं कर रही है, वरना आपको भैया इसकी 5 उंगली दिखी ही नहीं है, तो ऐसा मत समझा करिए, ठीक है। इनके पास ब्रेन थोड़ा सा बड़ा था, ऑब्वियस है, ठीक है। किनसे? इनके कंपेयर जो ऊपर वाले हैं इनसे अगर कंपेयर किया जाए तो इनका ब्रेन थोड़ा बड़ा था। ये कहाँ रहते थे? आपको याद ये रखना है कि भैया पहली बार स्टोन बनाने लगे थे, दूसरी बात यहाँ रहते थे, और तीसरी बात टाइम पीरियड। बस यही 3 चीज़ें आपको सारे बारे में याद रखना है। अब होमो इरेक्टस कौन थे? टाइम पीरियड याद रख लीजिए, 1.9 मिलियन से लेके जो 1,10,000 ईयर्स पहले तक के जो लोग थे उनको हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे? होमो इरेक्टस बोलते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही लोग थे जिन्होंने फायर को कंट्रोल करा और शेल्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। शेल्टर बेसिकली वही होते हैं कि या तो आप पत्थरों के घर बना लो, या तो आप लकड़ियों के बना लो, या तो आप जंगलों के बना लो, या तो आप गुफाओं में घुस जाओ। तो यही सारे जो शेल्टर्स हैं बेसिकली रहने के लिए, रुकने के लिए एक जगह पे बसाने लगे ये लोग, ठीक है। तो ये किसके टाइम को देखने को मिलता है? हमको होमो इरेक्टस के टाइम पे देखने को मिलता है। ये अफ्रीका से एशिया और यूरोप में भी माइग्रेट कर जाते हैं, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो टाइमलाइन। टाइमलाइन अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्किप कर सकते हो ठीक है, तो फिर स्किप कर सकते हो। फिर भी ये याद रखना है कि होमो इरेक्टस थे, इन्होंने ही कंट्रोल करा था फायर को, और ये माइग्रेट करे थे अफ्रीका से किसकी तरफ? एशिया और यूरोप की तरफ। ये भी ये याद रखना है सबको, ये मत सोचिएगा। और दूसरी बात, ये थोड़े एडवांस टूल्स का यूज करने लगे थे, ठीक है। नियनडर्टल्स बेसिकली इनका टाइम पीरियड देख लीजिए कि 4 लाख ईयर से लेके 40,000 ईयर्स पहले तक के जो लोग थे, ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये जरूर मत भूलिएगा कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हमको यूरोप और वेस्टर्न एशिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, बहुत जो ये मतलब पहले से थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, ठीक है। और ये जो एडेप्टेड हो गए थे कोल्ड क्लाइमेट्स की तरफ, मतलब ये जो अभी तक जो है ना, जो अब पहला चला था प्लेस्टोसीन, जो कि बेसिकली आइस एज था, तो उसकी वजह से ये लोग क्या हो गए थे? एडेप्ट हो गए थे। ये जानते थे कि अब हमको ठंड नहीं लगेगी, और इनकी जो बॉडी थी वो वैसी ही इस टाइप की बन गई थी। जैसे आपको पता होगा कि जो आज जो कश्मीर में रहता है उसको इतनी ठंड नहीं लगेगी जितनी हमको लगती है ना। और ये जो नॉर्थ इंडिया के लोग रहते हैं उनको बेसिकली हो सकता है कि वो ठंड सह ले, बट जो साउथ इंडिया लोग हैं वो ठंड नहीं सह पाएंगे। ऐसे जो नॉर्थ इंडियन है वो इतनी गर्मी नहीं सह पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ तो देखो कि हजारों सालों तक लोग ऐसे रहे हैं, तो इनकी जो बॉडी है वो अडेप्ट कर गई होगी। तो वही बात है कि अडेप्टेड हो गए थे कोल्ड क्लाइमेट्स की तरफ। एक बात याद रखेंगे कि ये करने लगे थे वरियल रिचुअल्स को प्रैक्टिस, और इनके पास खुद का कल्चर था। तो इंसान खुद का कल्चर बनाने लगे। और वरियल प्रैक्टिस बेसिकली वही है कि लोगों को कैसे आप गाड़ रहे हो, कैसे आप दफना रहे हो, दफनाने की क्या क्या तरीके
तरीके हैं। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हम लोग 6 तरह की बेसिकली दफनाने की प्रोसेस देखते हैं। ओके, और बाय द वे स्टोन एज में भी हम ये देखेंगे अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो बरियल प्रैक्टिसेस भी यहाँ से स्टार्ट हो गई। निएंडरटल्स जो है इनके बारे में याद रखो, यूरोप और वेस्टर्न एशिया में पहले से ताकतवर हो गए थे, कोल्ड क्लाइमेट्स को वही एक एडेप्ट कर लिया था और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे बरियल रिचुअल्स को, और इनके पास खुद का एक कल्चर था। होमोसेपियंस, अब एकदम डेप्थ में नहीं जाना है वरना होमोसेपियंस के काफ़ी सारे भाई भी थे, है ना। उनमें से काफ़ी सारे लोग इवॉल्व नहीं कर पाए, काफ़ी सारे लोग खत्म हो गए, काफ़ी कहीं जाके बस गए, कंडीशनिंग अच्छी नहीं थी तो खत्म हो गए। बट हमको बस इतने ही पास देखने थे, पास मैंने आपको बता दिए। होमोसेपियंस का 3 लाख साल पहले से लेके जो अभी तक का समय है सारा का सारा, वो बेसिकली क्या है, मॉडर्न ह्यूमंस। इनके पास लार्ज ब्रेन्स होता है, मतलब बड़े दिमाग होता है इनके पास। ये डेवलप्ड, इन्होंने लैंग्वेज को डेवलप करा, आर्ट को, आर्किटेक्चर को, एग्रीकल्चर को, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनाई। ये माइग्रेट करे ग्लोबली, मतलब एक जगह से सारी की सारी जगह गए। ओके, इन्वर्टेड नीदरलैंड, और जो ऊपर ये जो देख रहे हो आप, इन लोग के साथ इन्होंने ब्रीडिंग भी करी, तो इससे आपको अलग अलग तरीके के लोग भी बाद में जाके देखने को मिले। ओके, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, जो भी ये नीदरलैंडर्स हैं, ये 4 लाख साल से लेके 40,000 समय के पीरियड के लोग थे ना, तो भैया ये 40,000 से स्टार्ट होना चाहिए था। बट मेरी बात सुनिए भाई, कि ये 40,000 से स्टार्ट होगा तो ये ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो रही थी, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें हो रही थी। तो ये वर्ल्ड के हिसाब से क्लासीफाई करके दे देते हैं कि इतने से इतने पीरियड के बीच में हमको नियंडरथल्स थे वो देखने को मिले। ओके, जब आप स्टोनेज पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा तो था नहीं कि भैया उन्होंने बोला एक कॉपर एज खत्म हो गई, सारे लोग कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट कर दो, मतलब कॉपर एज शुरू हो गई, सारे लोग कॉपर का यूज़ करो। नहीं, काफ़ी लोग पीछे रह गए थे, कई लोग ब्रॉन्ज का यूज़ कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि यार ये तुम लोग ऐसा करो ना, तुम लोग फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दो। उन्होंने बोला अभी तो हमने डेवलप करी ही नहीं है, तो वही बात है। उन्होंने बोला ये तुमने फायर डेवलप नहीं करी, तो सबका जो इवोल्यूशन है समय के साथ अलग अलग होगा। आप समझो ना इस बात को, कि कोई बच्चा होता है जो जल्दी से होशियार हो जाता है, वो सारी चीज़ जल्दी समझने लगता है। कोई बच्चा होता है वो 12 साल की उम्र तक भी चीज़ें नहीं समझ पाता है, तो ये भी होता है ना। चलो हम देख लेते हैं पास्ट कैसे डिवाइडेड है। अरे यार इतना प्यारा था ये, देखो पता नहीं ये जो क्यों ब्लर हो रही है। तो देखो पास्ट को बेसिकली, वैसे वायदा वे मैं यहाँ हिस्ट्री लिखने वाला था, बट फिर मैंने देखा हिस्ट्री तो यहाँ पे, तो फिर मैंने इसको पास्ट बोला कि पास्ट को बेसिकली हम लोग 3 टाइप की चीज़ों में डिवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इसके मत करिएगा, मजे ले रहे हो तो ठीक है। पास्ट एक आपका हो जाएगा प्री हिस्ट्री, एक हो जाएगा प्रोटो हिस्ट्री, और एक हो जाएगा हिस्ट्री। अब पास्ट में जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री फर्दर डिवाइडेड आपकी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक में। प्रोटो हिस्ट्री डिवाइड आपकी ब्रॉन्ज एज में, और हिस्ट्री आपकी डिवाइडेड है एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में। अब मेरी बात सुनिए, देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। हिस्ट्री को बेसिकली जो हम डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइड कर रहे थे सोर्सेस के नाम पे, कि हमको कैसे पता चल रहा है कि इंसान कब बोलने लगा था, कब हमको लिटरेरी सोर्सेस देखने को मिलने लगे थे, तब से बेसिकली डिवाइड करते हैं। कि प्री हिस्ट्री के टाइम पे हमको कुछ देखने को नहीं मिलता है, पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा इंसान में क्या नहीं लिखा। प्रोटो हिस्ट्री पे लोगों ने लैंग्वेज तो लिखी, चीज़ें तो लिखी, पर हमको समझ में नहीं आ रही क्या मैसेज भेजा है। ओके, हिस्ट्री के टाइम पे हमको लिटरेरी सोर्सेज भी देखने को मिले, इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिली, सारी चीज़ें देखने को मिली, तो इस हिसाब से डिवाइड करते हैं। इस बात को याद रखिए। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, वरना आपके मन में आएगा ये पैलियोलिथिक, यहाँ पे मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, चैल्कोलिथिक है। भैया भैया हाँ, यहाँ पे ब्रॉन्ज एज भी लिख देते, भैया भैया हाँ, यहाँ आयरन एज भी लिख देते। नहीं लिख सकते, सुनो मेरी बात, क्योंकि जब ब्रॉन्ज एज था ना, तो वो तो पहली बात आई हुई था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये होता है कि हमको चीज़ें देखने को मिली थी, भले ही हम उनको डिसाइफर ना कर पाए हों, भले ही हमें समझ में ना आए हो लिखा क्या हुआ है। अब वही बात है ना, लिखने पे बेसिकली सारी चीज़ों पर हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया ना, कि बिल्कुल लिखा नहीं है, थोड़ा लिखावट है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमें समझ में भी आ रही हैं। तो इसी वजह से ब्रॉन्ज एज हम प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो भैया फिर आयरन एज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? आयरन एज बेसिकली आप देखो कि आयरन की डिस्कवरी होती है 1000 BC में, और 1000 BC में देखो 1000 BC से पहले हमको देखने को क्या मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है अर्ली वैदिक एज। और जब अर्ली वैदिक एज देखने को मिलेगा तो हमको उपनिषद वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी। अब भैया रिटन डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलने लगे, तो वो तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया ना। अब हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं अर्ली वैदिक एज, फिर 1000 BC का बेसिकली वो होता है क्या बोलते हैं टाइम पीरियड इस टाइम, कि 1000 BC के पहले का समय जो हो जाएगा अर्ली वैदिक एज, और उसके बाद का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा लेटर वैदिक एज, है ना। तो जो 1000 BC है, जिसको हम लोग आयरन एज बोल रहे हैं, वो हमको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है। उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अभी तो ये मैंने बस आपको फ्लो चार्ट से समझाया, नीचे आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से दोबारा समझाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। हिस्ट्री को 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, एक तो आपने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हिस्ट्री को फर्दर आप डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडाइवल हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, बाय द वे यही हमको पढ़ना होता है, यही हमको पढ़ना होता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो SSC क्वेश्चंस करती है यहाँ से, बट इतने नहीं करती है, ठीक है।
तो प्री हिस्ट्री क्या होती है, चलो अब देख लें कि इससे पहले द पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड रिटन रिकॉर्ड्स, कि आज से पहले ना कभी रिटन रिकॉर्ड्स का इन्वेंशन हुआ था और ना ही कोई लिखावट लिखी गई थी। तो जब कोई लिखावट ना हो और जब लिखावट का आविष्कार नहीं हुआ हो, वो जितना भी समय उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। तो जब आप देखोगे कि लोग हप्पा गप्पा टुक्का डिक्का पिक्का कर रहे थे उस टाइम पे, तो वहां को उनको क्या पता चला था कि भैया क्या लिखे क्या नहीं लिखे। हाँ, हमको केव पेंटिंग्स देखने को मिलती है, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, बट उस टाइम पे राइटिंग्स और रिटन रिकॉर्ड्स हमको देखने को नहीं मिलते। इसलिए उस जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, प्री हिस्ट्री। अब उसका आप एकदम टाइम पीरियड मत देख लेना कि भैया यहाँ से लेके इतने समय के बीच में हम लोग को बिल्कुल भी रिटन रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलते, तो उसका टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड मत जानो, बस ये जान लो कि जितने समय तक हमको रिटन रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलते वो सारा का सारा प्री हिस्ट्री में आता है। तो भैया रिटन चीजें हमको कब देखने को मिली, प्रोटो हिस्ट्री में। अब ये प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है वो अभी नीचे जानेंगे, ठीक है। पहले प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। सिंस रो रिटन एविडेंस एग्जिस्ट, नॉलेज इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मटेरियल इमेज एंड साइंटिफिक मेथड, कि जब हमको कुछ पता ही नहीं चला तो हमने सारी चीजों को कैसे जाना, कि जब हमने खुदाई करी, जब हमने एग्जीबिशन किए, जब हमने आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखा, तब हमको पता चला कि जितना भी सामान छूट गया था, जितने भी साइंटिफिक मेथड्स थे जैसे कि कार्बन डेटिंग वगैरह हो गई, तो उनसे हमको सारी चीज़ों का पता चला, ठीक है। की फीचर्स की बात करें तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स और स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन जो हमको पता चली वो हमने टूल्स को देखा, पॉटरी को देखा, फॉजल्स को देखा, केव पेंटिंग्स को देखा, वॉल्स को देखा, तो इन सब से हमको पता चल गया कि भैया ऐसे के लोग कैसे रहा करते होंगे, क्या मतलब रहा करता होगा, क्या जीवन रहा करता होगा। और केव पेंटिंग्स में लोग हमको झुंड में देखते थे नाचते हुए, हाथ में हाथ पकड़ा और धुम्म लंगे लिंगे लिंगा धुम्म लिंगे लिंगे लिंगा ऐसे नाचते थे, ओके। साइंटिफिक डेटिंग मेथड जैसे कि कार्बन डेटिंग हो गया, स्ट्रेटिग्राफी हो गया, भैया भैया हाँ ये दोनों क्या है अभी नीचे बताएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज करे जाते हैं ताकि टाइमलाइंस बता सके कि कौन सी चीज पहले हुई, बाद में क्या हुई, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ये टाइमलाइन क्या है, अरे चीजों को ठीक से रख देना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी को टाइमलाइन बोलते हैं भाई, ओके। फोकस ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन, जो जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोल रहे हैं, ये बेसिकली देखता है कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, कल्चर कैसे डेवलप हो रहे थे। ये ट्रांजिशन बताता है कि पहले जो इंसान हंटर गैदरर था, कि पहले इंसान मार रहा है शेर को, हाँ पहले मार देते थे, अब नहीं मार पाते थे, ठीक है। अब मारोगे तो इंसान डर जाएगा, ठीक है। तो पहले जो इंसान हंटिंग गैदरिंग वाले लोग थे वो क्या किया करते थे कि जो पहले शेर को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, भालुओं को मार रहे हैं, अब वो जाके यार खेती कैसे करने लगे। अब उनको कैसे पता चलेगा, खेती करेंगे, खाना खाएंगे, मैदा उगाएंगे, फिर भटूरे खाएंगे, छोले खाएंगे, अब इनको ये सारी चीजें कैसे पता चली। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन बेसिकली होता है चेंज, धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगती है ना, कि पहले भैया ऐसे थे अब भैया ऐसे हो गए, है ना। तो ये तो हंटिंग गैदरिंग से या तो कह लो फूड कलेक्टर या फूड गैदरर, मतलब कि अब खाना इकट्ठा करने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर कर रहे हो आप, है ना। तो वही चीज है। एग्जाम्पल जो कि प्री हिस्ट्री में देखने को मिलता है, अच्छे समय ना प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्री हिस्ट्री बेसिकली यहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टोन एज में हमको कोई रिटन एविडेंस देखने को नहीं मिला, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी देखो लिथिक मतलब होता है स्टोन, पैलियो मतलब पहले, ऐसे याद कर लो, पैलियो मतलब पहले, तो जो पहले आएगा, म्यूजियो मतलब जो मिडिल में आएगा, है ना, न्यू मतलब जो न्यू है, तो ऐसे याद कर लो, पहले ही आया, बीच में आया, न्यू में आया। बट बाय द वे जब स्टोन एज पढ़ेंगे तो डेप्थ में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी इसको स्किप कर देते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओबी हड़प्पन सिविलाइजेशन, भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी बट हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे थे, तो वो तो प्रोटो हिस्ट्री में आना चाहिए, बट स्टार्टिंग के फेज में तो वो भी नहीं मिला था ना, स्टार्टिंग फेज में वो भी नहीं मिला था। तो जो अर्ली हड़प्पन फेज हो जाएगा तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा प्री हिस्ट्री में आता है, ओके। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। अब साइंटिफिक मेथड जो कि प्री हिस्ट्री में काम के हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कार्बन डेटिंग। ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कितना पुराना है, भले वो लकड़ी हो, हड्डी हो या फिर सीड्स हो, ठीक है। ये बेसिकली मेजर करता है डिके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं कार्बन 14 के, उससे बेसिकली पता लगाता है कि चीजें कितनी पुरानी थी। इसी वजह से इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। आपको क्या लगा कि मैं बताऊंगा आपको आइसोटोप्स क्या है, भैया साइंस में वैसे ही मेरा हाथ तंग है, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये चीज़ क्या होती है, तो मैंने बस आपको बता दिया कि कार्बन 14 की वजह से इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं, ओके। इफेक्टिव डेटिंग रिमेन्स एक्यूरेट अप टू, मतलब वही है कि अगर आप कार्बन डेटिंग का यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 50,000 साल पहले तक की जो चीज़ें हैं उनके बारे में एक्यूरेटली ये चीज़ें बता देता है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये था कि ये मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन करे हैं, मतलब ये तो इतना था ही, बट मुझे लगा ये भी बताना चाहिए आपको। तो वर्टिकल एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या होती है कि जैसे ये रहा कुछ,
हमने खोदा, हमें कुछ मिल गया, हमने फिर खोदा, फिर कुछ मिल गया, हमने फिर खोदा, फिर कुछ मिल गया। तो भैया सबसे पहले ये रखा होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा, क्योंकि सबसे पहले ये मिला, मतलब सबसे नीचे ये, तो सबसे पहले यही होगा, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, क्योंकि मिट्टी है ना वो तो जमती रहती है, तो पहले ये आया, बाद में आया, बाद में आया, ये हमको पता चल गया। तो सबसे जो वर्टिकल एग्जीवेशन होता है उसका यही फायदा होता है, उसको हमें ये पता चल जाता है कि हम सॉइल की लेयर को पढ़ लेते हैं कि पहले यहाँ पे सॉइल कैसी थी, बाद में सॉइल कैसे आई, फिर सॉइल कैसे आई, अब बाद में जो आएगी वो ऊपर चली जाएगी। ये तो समझ रहे हो। अगर आपने बोल दिया कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपके घर पे आके आपको, रहन दो भाई, मतलब समझा दूंगा इस चीज़ को। सुनो मेरी बात, सॉइल लेयर्स समझो ना अच्छे से। देखो टेंशन मत लो। सॉइल लेयर देखो, आपने यहाँ पे मिट्टी डाल दी, अब आप 10 दिन बाद आगे जाओगे तो ऊपर इसकी मिट्टी जम जाएगी ना, जम जाए। अच्छा रुको रुको, ये वाला यूज करते हैं कि अभी कहाँ गया, हो रहा है, हाँ। तो अभी आपने ये मिट्टी डाल दी, कुछ समय बाद अगर आओगे तो इसके ऊपर मिट्टी जम जाएगी, तो एक लेयर बन गई, फिर इसके ऊपर भी मिट्टी जम जाएगी, फिर इसके ऊपर भी मिट्टी जम जाएगी, तो ये लेयर बन गई। तो सबसे पहले कौन सी आई, नीचे वाली भैया, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले आई होगी। तो ये हमको पता चलता है वर्टिकल एग्जीवेशन के साथ कि हम बेसिकली क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उससे जो हमको पता चल जाता है, उसको हमको ये पता चल जाता है कि सबसे पहले क्या आया था। ओके, तो वही बात है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये होता है वर्टिकल एग्जीवेशन, जिसमें वो क्रोनोलॉजी पता चल जाती है किसी भी साइट की, कि यहाँ पे भैया पहले कैसे लोग रहा करते थे, पहले किस टाइप के पत्थर यूज होते थे। जैसे ऐसा है ना कि आपने खुदाई करी, आपको सबसे नीचे मिल गए एक्स वगैरह, उसके ऊपर आपको हथौड़े मिल गए, उसके ऊपर आपको भाले मिल गए, उसके ऊपर आपको तीर मिल गए, तो आपको पता चला कि पहले इंसान यहाँ पे भैया पत्थरों का यूज करता था। फिर फ्लेग टेक्नोलॉजी आई यहाँ पे, उसके बाद लोगों ने तीरों का यूज करा, अब इंसान तलवार लेके भाग रहा है एक दूसरे के पीछे। तो ये चीज आपको पता चल जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल एग्जीवेशन क्या होता है, सुनो मेरी बात, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो पहली बात तो इसको कर देते हैं इरेज। ओके, दिख रहा है ना, हाँ चलो। तो हॉरिजॉन्टल एग्जीवेशन क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल एग्जीवेशन की ये है जगह। अब हम लोग आगे जाएंगे, अभी हम लोग नीचे गए थे, अब हम लोग आगे जाएंगे कि भैया हमने यहाँ खोदा तो हमको 10 रुपए का नोट मिला, ओहो गांधी जी का, मजा आया मजा आया। लेकिन ये इंडियन नोट था। बट हमने आगे जाके यहाँ पे भी खोदा, हमें 10 रुपए का फिर नोट मिला, ये भी इंडियन रुपी था। अरे मतलब इंडिया यहाँ तक थी, चलो हम और आगे जाके। अब हम यहाँ पे गए, अब हमको बोला 100 का नोट, पर ये इंडिया नहीं, ये पाकिस्तानी नोट था। हमको ये समझ में आ गया सर कि ये जो जगह है ये इंडिया की नहीं है, यहाँ का कल्चर यहाँ तक फैला हुआ था, है ना। मतलब यहाँ पे गए, यहाँ पे भी जब हमको कुछ अलग चीज़ें दिखना स्टार्ट हुई तो हम समझ गए कि ये जो कल्चर था वो भैया बस यहाँ तक फैला हुआ था, बस यहाँ तक। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल एजुकेशन बताता है कि जो हाउसेस थे, स्ट्रीट थे और जो सेटलमेंट पैटर्न थे वो कितनी पर्टिकुलर पीरियड तक या कितनी पर्टिकुलर जगह तक फैले हुए थे। और जो ये जो वर्टिकल एजुकेशन की बात कर रहे हो, ये हमको क्रोनोलॉजी बताता है बेसिकली कि पहले क्या आया, बाद में क्या आया, बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो देख लेना। ओके बाबू, छोटे बच्चों को बाबू बोलते हैं, ठीक है, इस बात को समझो। तो ये मत समझना कि मैं गलती से बोल दिया तो मैं पूरी वीडियो एंड करूंगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेटिग्राफी, चलो स्ट्रेटिग्राफी वायदा पे देख लो कि जब हम रॉक ऑयल सॉइल लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिग्राफी। भैया अभी जो हम सॉइल लेयर्स की बात कर रहे थे तो उसको हम स्ट्रेटिग्राफी बोलेंगे, जी आप उसको स्ट्रेटिग्राफी बोलेंगे। और रॉक की लेयर्स भैया क्या होती है, अब देखो रॉक होता है ऐसा, जैसे आप पेड़ों की छालें देखोगे ना तो पता चल जाता है कि एक छाल मतलब 10 साल। अगर पेड़ों के बीच में 20 साल, मतलब ऐसे 10 छालें हैं तो समझ लो कि पेड़ की जो एज है वो 100 साल पुरानी है, ऐसा कुछ बेसिकली माना जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि जो पुरानी वाली होंगी वो थोड़ी नीचे होंगी और जो यंगर वाली होंगी वो ऊपर होगी। पुरानी वाली नीचे, यंगर वाली ऊपर, कैसे होंगी वो मैं आपको बता दिया था। और ये हमको बताता है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो कैसे हुआ होगा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हमको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब ये भैया ये प्लेनेंथ्रोपोलॉजी क्या है, उससे पहले चलो जान लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ ह्यूमंस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, कि कैसे इंसान समय और स्पेस के साथ बदले। अब स्पेस मतलब ये मत समझ लेना कि भैया ये वो वाला स्पेस है क्या, जगह की बात हो रही है, ठीक है, जगह की, वो मत समझ लेना ये कि भैया जुपिटर जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंक्लूड्स कल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो कल्चरल जो एंथ्रोपोलॉजी है उसको ये इंक्लूड करता है, जिसमें सोसाइटी और ट्रेडिशंस कि हमारी मान्यताएं, हमारे जो सोसाइटी है वो कैसी है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या इंक्लूड होता है, आपके ह्यूमन एवोल्यूशन। और आर्कियोलॉजी में आपके मटेरियल रिमेन्स। अब आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाय द वे इफ आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्कियोलॉजी, अच्छा आर्कियोलॉजी का नहीं है, तो आर्कियोलॉजी बेसिकली होता है जब हम लोग मटेरियल रिमेन्स के ऊपर पढ़ाई करते हैं। मटेरियल रिमेन्स मतलब जो बच गया। अब जो चीज़ें बची हुई हैं पुराने ज़माने की, पुराने जन्म की, 100 साल 200 साल 300 साल पहले की, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो उसी को हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और भैया आर्कियोलॉजिस्ट जो पढ़ने वाले होते हैं, जो आर्कियोलॉजी को पढ़ेंगे वो आर्कियोलॉजिस्ट, जो पढ़ेंगे वो आर्कियोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी,
ओके, उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब देख लेते हैं प्लेंथ्रोपोलॉजी क्या है। प्लेंथ्रोपोलॉजी भी देख ली, ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की जो कि स्टडी करते हैं ह्यूमन ऑरिजिन्स और इवोल्यूशन। अब जो हम लोग पांच ह्यूमंस को पढ़ के आए, बेसिकली 5 टाइप के ह्यूमन का एवोल्यूशन पढ़ के आए, उनका पहले बाय द वे मुझे कमेंट में क्या आप नाम बता सकते हैं। होमोसेपियंस के अलावा अगर आपको होमो इरेक्टस या कुछ भी याद आ रहा है तो उनका जरा 5 का नेम लिखने की कोशिश करिए, जितना याद आ जाए उतना लिख लीजिए। ओके, नीड नहीं, और उनके बारे में अगर एक्स्ट्रा एक फैक्ट बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एक एंथ्रोपोलॉजी मतलब ये एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है कि ह्यूमंस का ओरिजिन कैसे हुआ और इवॉल्व कैसे हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोएंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, इसी वजह से हमको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना पहले जरूरी था, उसके बाद हम लोग इसको समझ पाते हैं। इसमें यूज किसका करते हैं, फॉसिल्स का जो चीजें बची हैं, स्केलेटिकल रिमेन्स, वही बात है कि जो स्केलेटन होता है, हड्डी वगैरह, वो जो सारी चीजें बची हुई हैं। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स टू ट्रेस डेवलपमेंट एंड होमोसाइड्स, वही जो चीजें बची हुई उससे हमको पता चलता है कि पहले के लोग यहाँ पे जो फैमिली वगैरह में रहते थे वो कैसे रहते थे। ओके, और ये हमको बताता है कि अब ये तो समझ लो ना, ये ट्रांजेक्शन कैसे ये लोग चेंज हुए हैं ना, ये तो देख रहे हो ना, इनका नेम मैं बाय द वे नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, अब वो मीम देखे हो, अमिताभ बच्चन जी होते हैं, वो कहता है माफ़ करिए मुझे बोलना नहीं आता है। तो यही वाली सीन मेरे साथ हो गया कि ये चीज़ पता नहीं क्या लगा है, ये एस्ट्रल ओपीटीसियस जो भी हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। भैया ये क्रोनोलॉजी तो हम समझ रहे हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, चलो बताते हैं। इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटिंग इवेंट्स एंड एनवायरनमेंट चेंजेस बाय एनालाइजिंग ट्रीज। चलो यार, सेम चीज आपको बताए थे, ये पेड़ है। हाँ, तो देखो अगर आप पेड़ को बीच से काट दोगे तो आपको ऐसी रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो इन रिंग्स से हम बेसिकली जब पता करते हैं कि भैया कौन चीज कितनी साल पहले हुई होगी, क्या चेंजेस आए होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बेसिकली पता चलता है कौन चीज पहले हुई, तो ये जो सबसे पहले आया इसमें जो चीजें पता चली, फिर ने इसको पढ़ा, फिर ने इसको पढ़ा, फिर ने इसको पढ़ा, फिर ने इसको पढ़ा। ओके, तो इससे हमको पता चल जाती है। देखो ये बता रहे हैं कि जो ट्री की जो रिंग ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं उनसे हम ये सारी चीजें पता करते हैं। सॉरी, और ये हमको बताते हैं कि हम लोग पास्ट के क्लाइमेट को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, डेट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में स्टडी कैसे करेंगे, इकोलॉजिकल हिस्ट्री को बाय ईयर एंड ईयर प्रिसीजन। ठीक है, समझ जाना, इसका मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, ये अकेली लाइन है जिसका मतलब मैं आपको नहीं समझाऊंगा इस पूरे पीडीएफ में। अब इसका मतलब आप समझ जाना, वैसे कुछ कठिन है नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन हुआ कि इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ दें, इसको नहीं छोड़ दें। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका क्या मतलब है। व्हाट इज एपिग्राफी, तो चलो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन मटेरियल्स लाइक स्टोन, मेटल, क्ले। अरे वही जब हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं ना, उसी को बोलते हैं एपिग्राफी। तो आपको याद रखना है, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, सॉरी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। बस खत्म, बस ये छोड़ो बोल जाओ। अब हम लोग देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एजेस, प्री। अच्छा बाय द वे अभी अपन लोग हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं कि प्री हिस्ट्री पे आ गए थे? हाँ, प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वही मैं कहूँ, वही मैं आपसे बोलूँ कि अभी हम लोग प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, और प्री हिस्ट्री में फिर हमको स्टोन एज देखने को मिलता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। इनके बारे में कुछ मत देखिए आप, कुछ मत देखिए, क्योंकि इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। नेम देख लो, नियो को बोलते हैं न्यू स्टोन एज, मीजो को मिडिल स्टोन एज, पैलियो को ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मतलब होता है ओल्ड, या फिर कह लो पहले वाला, जो पहले आएगा। लिथिक मतलब होता है स्टोन, आपको पता ही है, दिमाग नहीं लगाना है। ब्रॉन्ज एज, वही बात है कि ब्रॉन्ज के टूल्स का यूज होने लगा था। ब्रॉन्ज एज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आता। तो यहाँ पे भी जो चीजें थी, आधी चीजें ऐसी थी जब हमको रिटन एविडेंस देखने को नहीं मिल रहे थे अर्ली आईवीसी के टाइम पे। जो अर्ली आईवीसी का टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे कोई चीजें देखने को नहीं मिलती है, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम ब्रॉन्ज एज में कंसीडर करते हैं, सॉरी प्री हिस्ट्री में कंसीडर करते हैं, प्री हिस्ट्री में। ओके, क्योंकि ब्रॉन्ज एज तो तब होगा ना, तब बेसिकली यूज करने लगो। ब्रॉन्ज अच्छा किस किस से मिलकर बनता है, जरा मुझे ये बता दीजिए, है ना, कि कॉपर किसी चीज से मिलकर बनता है, ऐसा कुछ था ना कि कॉपर किसी चीज से मिलकर बनता है। ओके, तो जो अर्ली सिविलाइजेशन हो गई, जैसे मेसोपोटामिया हो गई, इंडस वैली हो गई, तो ये जो सारी सिविलाइजेशन है, तो ये भी सारी की सारी प्री हिस्ट्री के अंडर आती हैं। और बाय द वे जो भी इस लेक्चर को पहली बार देख रहा हो, उनको लग रहा हो भैया ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? तो आपको देखो, ये जो चैप्टर 1 है ये कोई पढ़ाता नहीं है, इसलिए आपको सारी चीज़ें हो सकता है नहीं लगे। बाय द वे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। स्टार्टिंग की जो ऊपर जब हमने बात करी थोड़ा सा डेप्थ पे, तब आपको लगे कि यार ये की टर्म्स भैया पढ़ा रहे हो, ये काम के हैं, तो ये काम के हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी एग्जाम के पीओवी से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि भैया एग्जाम इतना ही पूछता है, इतना ही बता दे, अगली बार एग्जाम ये भी पूछने लगे, फिर लो दोबारा दूसरी नई चीज लॉन्च कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो दोबारा से इस पर मैं लेक्चर नहीं बनाने वाला हूँ, इसी वजह से हम लोग सारी चीज़ों को देख ले रहे हैं।
तो मेट्रोलॉजी क्या होती है कि मेटल्स का कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी, ठीक है। ट्रेड बेसिकली उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी हुआ करते थे। आपको पता होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इजिप्ट से, मेसोपोटामिया से और चाइना के जो बेसिकली टाउन्स हैं, मतलब चाइना की जो सिविलाइजेशन है वहाँ से बेसिकली ट्रेड किया करती थी। अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा तो हम लोग मन से पढ़ेंगे उसके बारे में। आयरन एज पता नहीं है किसने लिख दिया, पता नहीं है किसने लिख दिया भाई, आयरन एज या नहीं आएगा। ओके, प्री हिस्ट्री में आयरन एज नहीं आएगा। बाय द वे ये मैंने ही लिखा था, मैं बताता हूँ क्यों लिखा था। कि मैंने पैलियो पढ़ा, मीजो पढ़ा, न्यू पढ़ा, तो मुझे लगा यार ये आयरन एज इन्होंने क्यों नहीं पढ़ा। तो फिर मुझे पता चला कि पता क्या चला, फिर मुझे थोड़ा दिमाग लगाया, तब याद आया कि जो आयरन एज है तो काफ़ी लेट आया ना, 1000 BC के आसपास आता है। और तब ये प्री हिस्ट्री थोड़ी होती है। उस टाइम तक तो हमको देखने लगे थे ना, बेसिकली क्या देखने लगे थे, अर्ली वैदिक एज के सारे वो क्या बोलते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स। अब रिटन चीज़ें देखने को मिलेंगी तो ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, इसलिए ये हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, कॉपर एज भले ही आप इंक्लूड कर सकते हो। अब प्री हिस्ट्री में जो फोकस करते हैं वो किस पे करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस पे, कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व होते हैं, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली होमिनिड्स टू मॉडर्न ह्यूमंस। वो जो पुराने लोग होते थे उन्हीं को बोलते थे। एक बार सर्च कर लेना मतलब, और इसका जरा कमेंट में मुझे बता ही देना कि एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है, ठीक है। तो जो पहले के लोग थे वो आगे जाके कैसे बने, जो कल्चरल डेवलपमेंट हुए, जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, इंसान पहले टेढ़ा चलता था फिर सीधा चलने लगा, तो वो सारी चीज़ों एवोल्यूशन के बारे में वो हम लोग प्री हिस्ट्री पे पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड वेपन के स्टार्टिंग के टाइम पे जो टूल्स थे वो कैसे इंसान पढ़ रहे थे। अब जो प्री हिस्ट्री इसी में पूरा स्टोरेज है, तो टूल्स वूल्स सारे के सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फ्लेक टेक्नोलॉजी, पॉलिश स्टोन टूल्स सारे के सारे यहीं देखने को मिलेंगे। ओके, हाँ प्रोटो हिस्ट्री में भी हो सकता है देखने को मिलेंगे, बट मोस्टली यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, सब्सटेंस पैटर्न वही है कि हंटिंग गैदरिंग से इंसान डोमेस्टिकेशन से लेके एग्रीकल्चर पे कैसे आ गया, कि पहले इंसान पकड़ के काट के मार के रख रहा था अपने पास, बाद में उन्हीं को पालने लगा, अब बाद में जाके एग्रीकल्चर भी करने लगा उन्हीं के साथ। अच्छा बाय द वे मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रही है वीडियो या नहीं, वरना धक्का लगेगा दिल को बहुत तेज। चलो तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वरना मेरा अभी दिल फट के बाहर गिर जाता, ठीक है। ऐसा होता ना कि जब मैं लाइव आता था तो भाई मैं आधे आधे घंटे बोलता था और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती थी, तो बहुत बुरा लगता था। तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड करके बताने लगा वीडियो। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, चलो प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भैया रिटन रिकॉर्ड है। मैंने बोल दिया ए भैया ए भैया, ये देखो किसी ने आपको लेटर तो भेजा है बट मतलब नहीं समझ पाओगे, उसकी राइटिंग बड़ी गंदी है, तो यही मतलब होता है, ठीक है। द पीरियड वेयर रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिसाइफर्ड और कॉर्रोबोरेटेड। कॉर्रोबोरेटेड बेसिकली मतलब होता है कंफर्म नहीं कर सकते किसी भी अदर सोर्स से कि भैया यार ये तुमने जो इतिहास गाथा लिख के दी है इसका क्या मतलब है भैया। तो ये जो समय था वही था प्रोटो हिस्ट्री का, कि आपको अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स या फिर सारी चीज़ें दे तो दी बट आप समझ के दिखा दो अगर आपकी हिम्मत है तो, ठीक है। वही चीज़ लिखी था पीरियड वेयर रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिसाइफर्ड, वही है कि आप ना उनको समझ सकते हो ना ही कंफर्म कर सकते हो दूसरे सोर्सेस से। इट इज़ अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन प्री हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री है जिसमें कोई भी राइटिंग देखने को नहीं मिली, और हिस्ट्री है जिसमें राइटिंग और कॉवरेटेड सोर्सेज देखने को मिलते हैं कि आप लोग कहीं से कंफर्म भी आके कर लो कहीं से दूसरे बेसिकली सोर्सेज से, तो उनके बीच का जो समय है उसी को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। उसी के बीच के समय को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ओके, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो की फीचर्स की अगर बात करें तो सम फॉर्म ऑफ राइटिंग सिंबल्स एग्जिस्टेड बट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड और इनकम्प्लीट, कि उन्होंने बोल दिया कि भैया राइटिंग लिखी तो दी, सिंबल्स इन्होंने बनाए तो देखो ऐसा वैसा, समझ नहीं आया लिखा क्या है, ये गलती से बना दिया है इंसान ने या फिर ये साइन है ऐसा। 10th के बेसिकली जब मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे तो यार क्लास में साइन वगैरह लेते हैं बोर्ड के लिए, तो मेरे भी साइन लिए और मैं जोश में था, मतलब मैं उस टाइम पे सीखा हुआ था कि यार मैं ऐसे साइन करूँगा कोई समझ नहीं पाएगा, तो मैं ऐसे साइन करता था, ऐसे करता था ऐसे। अब आप ये कहोगे भैया ये गलत हो गया कि ऐसा हो गया, तो भैया वो मुझसे बोलते हैं कि यार ये कॉपी में जाके साइन कर दो, मतलब साइन करवाते हैं। तो मेरा आदत थी पहले मैं लिखूंगा ऐसे ऋषि RISHI, उसी के ऊपर लिख दूंगा यादव, और कमी पूरी करने के लिए लाइन लगा देता था। अब वो जो टीचर बोला वो कह रहा यार तो भाई गलत हो गया, दोबारा लिखो। हमने कहा गलत नहीं होगा सर, हम ऐसे ही करते हैं। तो भाई हमने जोश जोश में कर दिया, फिर बाद में जाके मैंने अपनी सिग्नेचर चेंज कर दिया, ठीक है। छोटा था तब मैं, अकल नहीं थी मुझे, ठीक है। अब बैंक में जाता हूँ हर बार सिग्नेचर भूल जाता हूँ। अब वो मैम बार बार कहती है कि देखो यार, मैम से हम पहले अपनी फोटो दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे, फिर वो हमको अपनी सिग्नेचर देखने देती है, और फिर अगली बार हम जाते हैं फिर भूल जाते हैं। पता नहीं, मैं नॉर्मल साइन करके आता हूँ, अब बैंक के साइन थोड़ी दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सम फॉर्म ऑफ राइटिंग एग्जिस्ट तो करती थी बट अभी तक अनडिसाइफर्ड थी और इनकम्प्लीट थी, ठीक है। वो हर बार बेचारी परेशान हो जाती है, उसे पता है ये व्यक्ति आएगा पहले अपनी सिग्नेचर मांगेगा। तो हम फोटो खींच लेते डिलीट हो जाती है फ़ोन से यार,
रिलायंस ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कि हम लोग जो टोटली रिलाई कर रहे हैं वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे, भले वो टूल्स हो, पॉटरी और मॉन्यूमेंट्स हो, और एक्सटर्नल लिटरेरी सोर्सेज, कि बाहर के जो लोग आए पढ़े लिखे या फिर उनसे जो हमको चीज़ें पता चली उन पर हम लोग डिपेंडेंट करते हैं। अकाउंट्स बेसिकली मतलब होते हैं आज के जो ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स उस टाइम के रिटन ब्लॉग्स जो होते हैं, जो कि अलग अलग सिविलाइजेशन हमारे बारे में बताती है, तो वहीं से हमको सारी चीज़ें पता चलती है। ओके, प्रोवाइड पार्शियल नॉलेज ऑफ सोसाइटी दैट हैड एडवांस्ड कल्चर बट हुज स्क्रिप्ट्स आर अनरीडेबल, कि ये हमको पार्शियल नॉलेज तो देती है उन सोसाइटीज के बारे में और एडवांस कल्चर के बारे में, पर जो उनकी स्क्रिप्ट है वो अनरीडेबल है, हम उनको पढ़ नहीं पा रहे, हमको समझ नहीं पा रहे। आप ये समझो कि आईवीसी की जो स्क्रिप्ट है अभी तक डिसाइफर नहीं हुई। हाँ, नेता नगरी में काफी लोग आके बोल देंगे, वो चाचा चाचा हाँ हमने कर ली है, चाचा चाचा हाँ हमने चैट जीपीटी कर ली। अब कहने की बातें हैं, टोटली नहीं हुई है भाई। ओके, नहीं हुई है, इस बात को समझो, है ना। नहीं समझ पाए लोग कि क्या लिख के चले गए, वो क्या पता गलती से लिख गए, गलती से नहीं लिखा क्योंकि अच्छे तरीके से लिखा है ना। और यही जो है जो गैप बेसिकली कंप्लीट करती है, एक ब्रिज है, ब्रिज किसके बीच में, कि पहले जो मटेरियल कल्चर था उसके बारे में और जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री उसके बारे में। डॉक्यूमेंटेड वही रिटन सोर्स में मिल रहा है आपको, मॉन्यूमेंट्स मिल रहा है, सारी चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हिस्ट्री में। और मटेरियल कल्चर के पहले भैया हम तो हड्डी ढूंढते फिर रहे, खोपड़ी ढूंढते फिर रहे, डायनासोर ढूंढते फिर रहे, तो ये हो गया मटेरियल, यहाँ पे हो गया डॉक्यूमेंटेड। तो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो समय है उसी को क्या बोल रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री। क्लियर हो गया सर? बस एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर। अब प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर में क्या होता था, पहली बात तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, कि चाचा को समझ नहीं आता था, लिख के चले गए, हड़प्पन स्क्रिप्ट तो थी बट भैया समझ नहीं पा रहे, इसी वजह से ये प्रोटो हिस्टोरिक है, इसी वजह से है चाचा, याद रखिएगा। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टाइम पीरियड है वो 2600 से लेके 1900 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। अच्छा जी, मैं तो कहूँगा 3300 से लेके 1300 बीसी तक देखने को मिलता है। अब वही बात है कि इन्होंने अर्ली फेज और लेटर फेज को इंक्लूड नहीं करा हड़प्पन को, बट इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, ठीक है, ऐसे ही देखा जाता है। अर्ली फेज अलग था, 3300 से भी हमको काफ़ी साइट देखने को मिली थी, और 1300 तक भी काफ़ी साइट देखने को मिली थी। अब आपने बोल दिया कि भैया हड़प्पन खत्म तो हो गए थे, तो सारे एक साथ थोड़ी हो गए थे, अलग अलग जगह पे थे चाचा। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग जगह पे लोगों ने अलग टाइम पे आविष्कार करी। किसी का साबुन स्लो था, समझ लो, बंटी का साबुन स्लो था। तो इसको भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम जानते हैं अर्बन प्लानिंग की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, स्टैंडर्डाइज वेट की वजह से, और ट्रेड नेटवर्क की वजह से। याद नहीं हो रहा है मत करो, जब इसको पढ़ेंगे बता देंगे। मेगालिथिक कल्चर जो कि साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, बेसिकली वही है कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो बरियर साइट्स पे बेसिकली यूज़ किया करते थे। लार्ज स्टोन मोन्यूमेंट जो कि मेगालिथ्स होते थे, इनको यूज़ करते थे बरियर साइट पे, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगालिथ कल्चर्स बोलते हैं साउथ इंडिया का। तो प्री हिस्टोरिक कम्युनिटी मतलब आयरन एज हमको यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। साउथ इंडिया प्रोवाइड कल्चर एविडेंस बट लाइक डिसाइफर्ड रिटन रॉकेज, की हमें कल्चरल एविडेंस देता तो है, बट वो जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो डिसाइफर्ड नहीं हो पाते हैं, उनको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अब ये एलियन सिविलाइजेशन क्या है भाई दिखा दे, चलो पढ़ दो। मुझे लगता है इसका मैंने कहीं क्वेश्चन देखा हुआ था, इस वजह से मैंने इसको लिख लिया था। एजियन सिविलाइजेशन बिल्कुल मत समझना, बिल्कुल दिमाग लगाने के लिए नहीं है। एजियन सिविलाइजेशन बेसिकली वो सिविलाइजेशन है, अर्ली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, जो कि हमको एजियन रीजन में देखने को मिलती है। एजियन रीजन मतलब आज का ग्रीस और टर्की वाला रीजन। तो ये याद कर लो, आज के ग्रीस और टर्की वाले रीजन के पास जो सिविलाइजेशन थी पहले के टाइम पे, ब्रॉन्ज एज के टाइम पे, या फिर कहो हड़प्पन के टाइम पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, एजियन सिविलाइजेशन बोलते थे, एजियन या एजियन जो भी बोलना चाहो। और ये अपने मिनुआ कल्चर के लिए फेमस है। अब ये मिनुआ कल्चर क्या होता है बिल्कुल जानने के लिए नहीं, अरे जगह का नेम है, जैसा उन्होंने बोल दिया इंडिया तो इंडियन कल्चर के लिए फेमस हो गई, तो ऐसे मिनुआ एक जगह तो मिनुआ कल्चर के लिए फेमस है। अब हमको नहीं जानना कि उस कल्चर में होता क्या था, है ना। अब लीनियर ए स्क्रिप्ट ये भी वही है कि जो डिसाइफर्ड बन गई। अब तो लीनियर ए स्क्रिप्ट भी वही स्क्रिप्ट है जो कि बेसिकली डिसाइफर नहीं हुई, जिसको हम लोग नहीं समझ पाए, तो ये वही स्क्रिप्ट का नेम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंशिएंट राइटिंग सिस्टम यूज्ड बाय मिनुआ सिविलाइजेशन इन द एजियन रीजन, समझ गए, तो वही लिखा है यार कि एंशिएंट राइटिंग सिस्टम है भाई मिनुआ सिविलाइजेशन का, जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बस खत्म, छोड़ो। ओके, आप फोकस एरिया देख लेते, प्रोटो हिस्ट्री पे फोकस किस चीज पे करते थे भैया, तो प्रोटो हिस्ट्री जब देखोगे ना, हड़प्पन आएंगे तो ये ट्रेड कर रहे थे। अभी सेम चीज आपको ऊपर बताए थे, चाइना के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, इजिप्ट के साथ, हमारे साथ, हमारे घर तक आते थे ये लोग। पहले उस समय आपको पता नहीं हो, हम जानते हैं लोग को। तो अर्ली ट्रेड नेटवर्क देखने को मिलते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस रीजन, के जो गुड्स मतलब, अब ये गुड्स मतलब ये नहीं अच्छी चीज़ है, गुड मतलब होता है, सर हमको पता है, नहीं हम बताएंगे तुमको, गुड्स मतलब होता है सामान ठीक है। तो जो सामान वगैरह हुआ करता था उसको इधर से उधर एक्सचेंज किया करते थे, इंडिया, मेसोपोटामिया, एजियन, इजिप्ट। देखा जो दोस्त मैंने ये भी लिख दिया, हाँ ये भी होगा यार, हम नहीं पढ़ेंगे इसको वायदा इंडस में, ठीक है, चाइना लिखेंगे यहाँ पे जगह।
अर्बनाइजेशन एंड सेटलमेंट पैटर्न्स की अगर बात करें तो प्लान्ड सिटीज, पैलेसेस, कॉम्प्लेक्सेस, मेगालिथ साइट्स ये सारी देखने को मिलती थी। क्या बता दिया जाए भाई प्रोटो हिस्ट्री पे आपको सारे प्लान्ड सिटीज देखने को मिल रहे हैं। अब हिस्ट्री में जाओगे, एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्टिंग में तो सब टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलेगा है, जंगल अंगल काटने पड़े जा रहे हैं, कब दिक्कत है पता नहीं क्या हो रहा। सोशल एंड कल्चरल एवोल्यूशन की बात करें तो बढ़िया प्रैक्टिस देखने को मिलती थी, आर्ट आर्किटेक्चर, रिलीजियस सिंबल्स, है ना, देख लेंगे। फैलस देखने को मिलता था, लिंगम देखने को मिलता था, डेटीज देखने को मिलते थे, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलते थे। उस टाइम के लोग ताबीज़ें यूज़ किया करते थे, जिनको एमुलेट बोलते हैं। एमुलेट मतलब ताबीज़ पहन लेंगे तो भूत प्रेत हमारे पास नहीं आएगा। हाँ भाई, हड़प्पन को लगता था भूत प्रेत होते हैं ठीक है, मंदिर वाले ही ना मिले कोई भूत प्रेत होते थे सर, ठीक है, ऐसा कुछ होता था। पढ़ेंगे, जब हड़प्पन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो एग्जिस्टेंस तो था राइटिंग सिस्टम का, जैसे हड़प्पन और लीनियर है, बट हम लोग समझ नहीं पा रहे। कि ऐसा समझो ना कि आप दो लोग की बातें सुन रहे हो, दोनों चाइनीज में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ससुर बात क्या कर रहे हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा, तो ये दिक्कत है। अब हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अब एमटीएस और जो जीडी वाले बच्चे हैं वो जरा इसको फोकस्ड होकर देखिएगा। भैया आप हमको ऐसा काहे बोल रहे हो एमटीएस और जीडी वाले, क्योंकि मेन जो है 10th लेवल एग्जाम है, तो उनको बेसिकली यहीं से क्वेश्चन। अब लेकिन हाँ पहले, अब तो बेसिकली जो न्यू आ गया है वेंडर वो थोड़ा ठीक है, वो लेवल के हिसाब से पूछता है, वरना पुराने लोग तो सीजीएल यूपीएससी क्वेश्चन एमटीएस में उठा फेंकते थे। अब पता नहीं, अब एमटीएस का एग्जाम होगा तब पता चलेगा किस लेवल को पूछ रहे हैं, बट चलो देख लेते हैं। तो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री द पीरियड विद रिटन रिकॉर्ड्स दैट हैव बीन डिसाइफर्ड एंड प्रोवाइड डिटेल्स इनसाइट इनटू ह्यूमन सिविलाइजेशन आर लाइक प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री रिलाइज ऑन वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टेड बाय आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर। तो पीरियड जहां पे हमको भैया पता चल रहा है कि देखो ये लिखा है और इसका मतलब ये है, भैया कैसे पता? देखो ये यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ पे भी लिखा है, तो हमको सोर्सेज भी मिल गए ताकि हम इसको मैच भी कर पाएं। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हिस्ट्री बोल रहे हैं कि हमको रिटन रिकॉर्ड देखने को मिले भैया, जिनको हम समझ सकते हैं, जो कि हमको डिटेल इंसाइट देते हैं किसके बारे में? ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में। जैसे प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में था, उसकी तरह नहीं है भैया, ये उससे अलग है। अच्छा जी, समझ गए? हाँ, तो हिस्ट्री रिलाई करती है वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन पे, जिनको सपोर्ट करने के लिए आपको आर्कियोलॉजिकल या फिर लिटरेचर जो सोर्सेस हैं वो भी मिल जाते हैं। अब हम लोग की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंटेशन तो देखने को मिलता है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, बुक्स हो गए, क्रॉनिकल्स हो गए। अब ये क्रॉनिकल्स क्या है, जरा मुझे कोई कमेंट करके बता दीजिए। क्रॉनिकल्स बेसिकली राजाओं की तारीफों में जो चीज़ें लिखी जाती थी उनको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिकल्स। ओके, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया देखे हो? बताएंगे कभी, ठीक है। ये मूवी अच्छी देखना, नार्निया वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। जब मैं छोटा बच्चा था, 14 साल का, तब मैं मूवी देखता था, बहुत अच्छी मूवी थी, आसलान। वेरीफाइड एंड क्रॉस रेफरेंस यूजिंग हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड डिटेल्स। उसके आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ यार तुम सही बता रहे हो। जैसे रमेश ने सुरेश से कोई रमेश ने आपको सुरेश की कोई बात बता दी, तो आपको लगे यार ये हो सकता है हम सुरेश से लड़ने लगे, गलत बोल रहा हूँ, इसलिए आपने राकेश से और एक बार कन्फर्म कर लिया ठीक है, बहुत कॉमन नेम है ये। क्रॉनिकल्स की अगर बात करें तो रिटन रिकॉर्ड और इवेंट्स इन द हिस्ट्री डिस्क्राइब्ड इन अ पैटर्न दे हैपन। क्रॉनिकल्स बेसिकली मतलब होता है कि जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं हिस्ट्री में, वो बताते हैं कि जैसे वो हुए हैं उसी तरीके से जो बताया जाता है इवेंट्स को, उसी को हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं। तो क्रॉनिकल्स इवेंट, कल्चर, रूलर, सोसाइटीज़ और विद इनकी जो क्लैरिटी है, ज़्यादा अच्छे डेप्थ में हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। यही फीचर्स आपके किसके? हिस्ट्री के। ऐसे याद कर लो ना कि हाय हेलो मेरी स्टोरी पढ़ोगे, तो जो स्टोरी पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा कि कुछ मतलब होगा तो मतलब रिटन डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब कि खुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं किया। बताओ किसका डायलॉग है ये? जॉन इलिया साहब का, ठीक है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, ऐसे ही बोलते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो वैदिक एज, तो ऋग्वेद एंड अदर टेक्स्ट, तो हमको ये ऋग्वेद और अदर टेक्स्ट देखने को मिलता है, जहाँ से हमको रिटन डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मॉडर्न एम्पायर, अशोकन एडिक्ट्स, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है चाचा, यूपीएससी के लिए तो मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे रिटन पढ़ जाएंगे, सारे हम लोग रटवाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। गुप्ता एम्पायर की बात करें तो अकाउंट्स ऑफ फाहिंस आप क्या लिख गए, कालिदास सर क्या लिख गए, तो इन सब के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। हॉन्सेंग भी आए थे, वो सब क्या लिख गए, तो वो सब भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, देश कहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि मैंने जूम कर दिया इसको। और जो फोकस करते थे किस पे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, युद्ध कैसे लड़े जाते थे, लोग विजयी कैसे हुआ करते थे। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं सर, अब हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों इंक्लूडेड है। ये मत समझ लेना कि भैया एंशिएंट की ही बात हो रही है, यहाँ पे इन्होंने जरूर एंशिएंट दे दिया है, बट हाँ हिस्ट्री में सबकी बात हो रही है।
अब इन्होंने इंसिडेंट क्यों दिया ये भी सुन लो हमारी बात, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया देखो 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 लिखावटें देखने को मिलने लगी। ठीक है, अब यहाँ सीधे प्रिंटिंग प्रेस लिख के नहीं दे देंगे, समझ रहे हो? लिख के दो प्रिंटर, लिख के दे दो कंप्यूटर, कंप्यूटर ठीक है, तो ये सब लिख के नहीं देंगे, तो बता रहे हैं कि देखो देखो आने लगा है भैया। ठीक है, तो ऐसा होता ना कि बच्चे से बोला कि किसी ने बोला कि इस बच्चे को पैसे दो तो आप 2 या 3 रुपए देंगे, ऐसा तो है नहीं कि 1000 का नोट से पकड़ा दो, नहीं चल नहीं 2000 का मतलब अरे यार कुछ चलता ही नहीं है, 500 का नोट से पकड़ा दो, ऐसा थोड़ी होगा। तो वही बात है। तो फोकस किस पे करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, वॉर्स पे, कॉन्क्वेस्ट पे, रिलीजियस सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, कि कल्चर इस टाइम पे डेवलप हो रहा था, इंसान धीरे धीरे रिलीजियस होने लगा था। अब मैं हंसता क्यों हूँ ये रिलीजियस वाली बातें सुन के, क्योंकि इंसान अगर आप देखोगे कि जब कोई रिलीजन किसी औरत के बारे में लिखता है तो वो बोलता है कि आप पर्दा करिए, वो बोलता है कि आप छिप के रहिए, मतलब ये हम लोग के सारे रिलीजन अलग हैं सर, बट सारे रिलीजन एक चीज़ को लेके कॉमन है कि हम सारे के सारे औरतों को नहीं जीने देंगे, औरतों को इंडिपेंडेंट नहीं देंगे। सारे के सारे रिलीजन औरतों को बेसिकली रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, ये सारे रिलीजन। नहीं सर हमारे हिंदुज्म में नहीं है, नहीं सर हमारे इस्लाम में नहीं है। अब आप जानिए ना, मैं किसी रिलीजन के बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि सारे के सारे रिलीजन मोस्टली जितनी इंडिपेंडेंस मेंस को देते हैं एज कम्पेयर उतना वोमेंस को नहीं देते। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वोमेंस को नहीं देते, देते होंगे बट इतना नहीं देते जितना मेंस को दिया जाता है ना। अब वो आप भी जानते हैं, भले मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, बट ना आप एक्सेप्ट करेंगे ना मैं एक्सेप्ट करूँगा, यही तो जीवन है ना। तो रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड हमको देखने को मिलता है, और यही छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, चलो अब हम लोग देख रहे हैं, अब हिस्ट्री हमने देख लिया था, हिस्ट्री हमने देख लिया था, पहले हमने देखा, चलो बाद में बताएंगे। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो एक हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, एक हो जाएगा मेडिवल, ये इसकी स्पेलिंग बड़ी दिक्कत होती है, MEDIEVEL, हाँ मेडिवल हिस्ट्री, और एक हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो ये जो एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा वो हो जाएगा, ये स्टार्ट होता है इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, कि जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया था तभी से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो भैया जो हमारा हिस्ट्री है कहाँ से स्टार्ट होती है? जो आपकी हिस्ट्री है वो आपकी वैदिक एज से स्टार्ट होती है। नहीं सर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते तो हैं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते तो हैं, स्टोन एज पढ़ते तो हैं, अरे यार वो आपका सिलेबस है चाचा, हाँ वो आपका सिलेबस है। अच्छा हाँ, क्योंकि स्टोन एज में तो देखो ना कि वो तो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है। हाँ भैया, और IBC आप तो देख रहे हो, हाँ भैया यहाँ पे चीज़ें देख रही बट समझ नहीं पा रहे, तो ये तो प्रोटो हिस्ट्री वाला पार्ट है। हाँ भैया, तो हिस्ट्री कहाँ से आई? जहाँ से रिटन डॉक्यूमेंट्स आए। हाँ भैया, रिटन डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए? यहाँ से। अब भैया एशियन हिस्ट्री में कहाँ से आए रिटन डॉक्यूमेंट्स? अरे वो तो वैदिक इससे देखने को मिले ना सर, अर्ली टेक्स्ट देखो ये लिखा है चाचा, तो यही चीज़। तो हिस्ट्री हमारी अगर ठीक से देखो तो वैदिक से स्टार्ट होती है। ओके, सिलेबस की बात मत करना, ठीक है। तो इंडिया का एग्जाम्पल देखो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेना, वैदिक एज देख लेना, ये सारे देख लेना। तो ये फोकस करती है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट पे, रिलीजन्स पे, कि हिंदुज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म इस टाइम पे आ रहे थे, ट्रेड और कल्चर इस टाइम पे फ्लरिश कर रहा था। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल हिस्ट्री मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं तो पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म बेसिकली हायरार्की, कि राजा का बेटा, फिर इनका लड़का, फिर इनका लड़का, फिर इनका लड़का राजा बनेगा, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। फिर रीजनल किंगडम्स आते हैं, कल्चरल सिंथेसिस, इन सब बेसिकली जो कल्चर होते हैं इंटरमिंगलिंग इनकी होने लगती है, आपस में मिलने लगते हैं, उसकी को बोलते हैं कल्चर सिंथेसिस। ओके, याद रख लीजिएगा, इंटरमिंगलिंग या फिर के समझ गए, हाँ बस वही चीज़। अरे मतलब आपस में मिलाप जुलाप यार कल्चर्स का, कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे तो कल्चर का मिलाप जुलाप हो जाएगा। आप हिंदी बोलने लगोगे हम बिहारी बोलने लगेंगे, आप बिहारी बोलने लगोगे हम हिमाचली बोलने लगेंगे, आप हिमाचली बोलने लगोगे हम कुछ और बोलने लगेंगे, तो ये समझो ना, तो उसी को बोलते हैं। और अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे फिर तो इंडियन एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, रिलीजियस, ये जो देख रहे हो ना मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स वही है। और सोशल रिफॉर्म्स आते हैं। मुगल एम्पायर की बात करें तो मनसबदारी, आर्किटेक्चर, ताजमहल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। ओके, बिल्कुल मत कहना कि भैया इनको समझो। मॉडर्न हिस्ट्री, तभी तो मैं लाइव नहीं आया हूँ वरना परेशान कर लेते आप लोग। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मार्क्ड बाय कॉलोनिज्म नहीं, परेशान नहीं यार, अच्छे लोग हैं, सॉरी यार गलत बोल दिया भाई, बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग, अच्छे लोग हैं आप लोग, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट छोड़ देना अपनी, जो भी अपनी अच्छी कमेंट छोड़ेगा उसको 10,000 रुपये पेटीएम करना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्ड बाय कॉलोनिज्म, रिवॉल्यूशन एंड राइट्स ऑफ नेशन स्टेट, कि कॉलोनिज्म बेसिकली वही है कि अंग्रेज आए बोले हम भैया लूट लें, हमने बोला लूट लो, तो वो लूटने लगे। भैया हम रिवॉल्ट कर लें, मतलब ये तो हमने करे ना रिवॉल्यूशन हमने करे, रिवॉल्ट हमने करे, तो ये भी हमने करे। ए यूं बोले कि चलो यार कांग्रेस बना देते हैं और आप लोग को रिवॉल्ट करने देते हैं, क्योंकि 1857 में बेचारा भड़वा गया था,
डर गया था, है ना। और राइज ऑफ नेशन स्टेट, को ये नेशन स्टेट्स धीरे धीरे राइज करने लगे। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, ये देखेंगे बाद में, ठीक है, बिल्कुल मत जानो। इंडियन रेनेसां, ये रेनेसां क्या होता है, जब चेंज देखने को मिलता है कि भाई साहब हम चेंज लाएंगे, हम बदलाव लाएंगे सोसाइटी में, तो सोशल रिफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। राजा राममोहन रॉय जैसे अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलते हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन मूवमेंट। अब ये मॉडरेट्स का, एक्सट्रीमिस्ट का, ये नेता लोग हैं, इनसे नहीं सर, इनसे नेता अभी नहीं करेंगे हम लोग, इनसे दूर रहेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 1947, तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, रिफॉर्म मूवमेंट्स देख लेते, ठीक है, जानते हैं आप लोग। अब भैया ये सब तो ठीक था। अब जो ब्रिटिश के जेम्स मिल साहब आए, इन्होंने बोला वो भैया 1817 में बेसिकली आते हैं, तो मतलब शायद इनका जो भी है देख लीजिए, जेम्स मिल डिवाइड करते हैं 1870 में। ये बोलते हैं कि हिस्ट्री यार आप गलत डिवाइड करते हो, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कुछ होता है क्या भाई, ये देखो ना कि पहले हिंदू रूलर आए। उन्होंने कहा हाँ भैया पहले तो हिंदू रूलर थे, वैदिक था ना, उन्होंने कहा हाँ था। उन्होंने कहा फिर मुस्लिम रूलर आए, उन्होंने कहा मुस्लिम पीरियड कब, उन्होंने कहा वो नहीं आया था गजनी, उन्होंने कहा आया तो था, तो उन्होंने कहा फिर वो मुस्लिम पीरियड है, उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने फिर ब्रिटिश पीरियड आए, उन्होंने कहा ब्रिटिश पीरियड कब आ गया, उन्होंने कहा हम तो हैं। तो मतलब इन्होंने तीनों चीज़ को डिवाइड कर दिया, हिंदू पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में, जो कि बेसिकली आप सोसाइटी को इग्नोर कर रहे हो, आप कल्चर को, आपने सब इग्नोर कर दिया, आपने रिलीजन को बेसिकली क्या दे दिया, बढ़ावा दे दिया। और आज तो यही हो रहा है, आज के बारे में तो यही हो रहा है भाई, कि रिलीजन्स को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वायदा ये बेसिकली एकदम अनवाइज था, इसी वजह से इसको कोई भी नहीं मानता। और ये टोटली मैं बता दूँ, सारी की सारी चीज़ें हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। ओके, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, क्लास 7 का, उसमें ये था। ओके, याद होगा आपको। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया ये भाई साहब कभी इंडिया आए नहीं थे, बैठे बैठे किताबें पढ़ के पता नहीं क्या बना दिए। ओके, बेसिस इनका क्या था कि रिलीजन ऑफ द रूलिंग क्लास, के जो भी क्लास रूल कर रही है उसी का रिलीजन मान लेते हैं, कि वही, नॉट सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के। इन सबको ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम होगा भाई, ये इस वजह से इसने इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया। अब ये है इंपॉर्टेंट भाई साहब, काफ़ी लोग इसको कंफ्यूज कर देंगे, हो सकता है काफ़ी लोग आपको सही गलत टेढ़ा मेढ़ा कुछ बता दे, बट मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये धोखाधड़ी हो। तो चलो भाई बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल टर्म्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BC, AD, BC और CE को। मैं चारों के चारों आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपके दिमाग के ऊपर से नहीं जाएंगे। समझो हमारी बात, कि लोग मानते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, कि 0 एक टाइम पीरियड होता है, इससे पहले का जो समय हो जाएगा उसको लोग BC बोलते हैं। क्यों बोलेंगे वो अभी आपको बता दूंगा। ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इससे जो पहले का समय, अच्छा को दोबारा बना देते हैं, तो इससे जो पहले का समय हो जाएगा वो भैया, वो हमारा हो जाएगा BC, मतलब गाली वाला नहीं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के जन्म का पहला। AD मतलब होता है, मतलब भाई अब तो यहाँ पे AC करना चाहिए था, आफ्टर क्राइस्ट। अब वो सोचो उन्होंने क्या बोल दिया, AD मतलब होता है एनो डोमिनी, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, के मतलब यहाँ पे बोल दिया 0, और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि बर्थ हुआ जीसस क्राइस्ट का, कि जीसस जी का यहाँ पे जन्म हुआ है। तो जब जीसस जी का जन्म हुआ उससे पहले का समय हो गया बिफोर क्राइस्ट, कि जीसस जी के जन्म से 3 साल पहले तो मतलब 3 BC, 2 साल पहले तो 2 BC, 1 साल पहले तो 1 BC। ओके, फिर उन्होंने बोला कि जीसस क्राइस्ट जी के जन्म के बाद, तो उन्होंने बोला जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3 साल बाद हमने उनको थप्पड़ मारा था। उन्होंने बोला किन को, उन्होंने कहा तो कब मारा था, उन्होंने बोला 3AD में। उन्होंने 3AD मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3 साल बाद। इतनी चीजें क्लियर थी। हाँ भैया इतनी चीजें तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नहीं है ना। अच्छा भैया बाय द वे, ये जीसस क्राइस्ट के हिसाब से क्यों डिवाइड करें हिस्ट्री को, अरे ताकि हम ज्यादा बेटर समझ पाए। अब जो पहले होशियार हो गया, जो पहले समझ गया चीजों को, वही अपने हिसाब से करेगा। किसी ने तो अपने यहाँ से बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लाइन निकाल दी, उन्होंने बोला इस तरफ का ईस्ट, इस तरफ का वेस्ट, हम लोग मान के कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहले रूल करना स्टार्ट करा ना। सोचो कि जो 250 साल 100-200 साल हमको मारते रहे, उनसे नेता नगरी करेंगे हम लोग, मतलब करनी तो चाहिए क्योंकि अब तो हम अलग हैं, लेकिन सोचो ना, तो उनका जिनका डोमिनेंस रहेगा उन्हीं ने ये सारी चीजें करी। तो उन्होंने बता दिया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का BC, उनके बाद का AD, इतना क्लियर था। दिक्कत देखो ये आती है जब लोग बात करने लगते हैं CE और BC। अब सुनो हमारी बात, तो ये जो क्या है, कहाँ आ गए, हाँ सुनो, अब ये जो समय आता है जिसको हम लोग बोलते हैं BC, AD बेसिकली, AD मतलब होता है एनो डोमिनी, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं CE मतलब कॉमन एरा। ये तो एक कॉमन एरा चला आ रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि AD को हम लोग CE भी बोलेंगे, है ना। और उन्होंने बोल दिया कि BC को BCE भी बोलेंगे। जैसे CE मतलब कॉमन एरा, तो BC मतलब हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। तो इसको 2 टर्म और बोलते हैं, एक CE बोलते हैं और एक BCE भी बोलते हैं। मतलब वही है कि BC का मतलब है BC और CE का मतलब AD। भैया 2 टर्म आए तो आए क्यों, मैं बताता हूं आपको, कि CE मतलब जो आप कॉमन एरा है,
देखो, अब आप मान लेते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं वो तो ठीक है, बट जो नहीं मानते वो कि हम तुम्हारी बात क्यों माने यार, कुछ भी भाई, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला तुम एडी नहीं मानोगे, उन्होंने बोला नहीं मानेंगे, तुम सी मान लोगे, हम सी मान लेंगे, एडी तुम्हारे हिसाब से है ना, इसलिए हम सी मान लेंगे। उन्होंने बोला बिफोर क्रैश नहीं बोलोगे, उन्होंने बोला नहीं बोलेंगे। तो बोला इसको कॉमन एरा मान लो, उन्होंने कहा कॉमन एरा वाल है तो इसको बिफोर कॉमन एरा मान लो, उन्होंने बोला मान लेंगे। तो ये है नॉन रिलीजियस टर्म जो कि सेकुलर है, बीसी याद रखिएगा। ऐसे ही जो सी है ये भी एक सेकुलर टर्म है, नॉन रिलीजियस। इसी वजह से जो भी क्रिश्चियन नहीं है और यूज करना चाहे तो वो सीई और बीसी का भी यूज कर सकता है। ओके, आप एडी और बीसी का भी यूज कर सकते हो, बट ये जो है ना, ये जो वर्ड है सेकुलर वर्ड है ऐसा माना जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जो कंफ्यूजन काफी लोग को होता है वो ये होता है सर कि दिक्कत ये है कि सर इनका जन्म हुआ जीसस जी का कब, 0 एडी में। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि 0 एडी या 0 बीसी जैसा कुछ था ही नहीं सर, था ही नहीं। ओके, 1 बीसी के बाद सीधा आपका 1 एडी आता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। 0 जैसा टाइम पीरियड कुछ था ही नहीं। काफी लोग टेबल्स बनाते उसमें भी 0 बेसिकली ऐड कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। 0 जैसा कभी टाइम पीरियड नहीं आया। 1 बीसी के बाद आपको 180 देखने को मिलता है। और याद ये रखो कि कोई बोलता नहीं कितने साल पहले, उन्होंने बोला 10 साल पहले, फिर 9 साल पहले, 8 साल पहले। तो यहाँ पे समय चेंज हो रहा है, जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होंगे कि आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 1 साल पहले, आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, 1 साल पहले, 2 साल पहले, यहाँ पे उल्टा चलेगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिकली बेसिक पता होगा कि जो बीसी और जो बीसी होता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, इनमें जो टाइम पीरियड होता है उल्टा होता है ना। अब वो क्यों उल्टा होता है वो तो समझ गए ना, इसमें दिमाग लगाने वाली की बात है कि जीसस के जन्म से 4 साल पहले ऐसा हुआ था, जीसस के जन्म से 100 साल पहले हुआ था। तो बेसिकली कि जब 100 साल पहले हुआ था उसके बाद ही तो आएगा कि हाँ भैया 99 साल पहले, फिर 98 साल पहले, फिर जीसस के जन्म के 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले जीसस जी का जन्म हो गया। अब जीसस जी के जन्म के 1 साल बाद, 2 साल बाद, अब गिनती सीधी चलती चली जाएगी। क्लियर हो गया ना, इसमें दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने इसको अच्छे से क्लियर आपको समझा दिया। ओके, और एडी बेसी ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जीसस जी का जो जन्म है वो बताते हैं जो 0 एडी वो नहीं है, मान लेते हैं समझने के लिए, बट ये मत समझिएगा कि 0 एडी जैसा है, 0 बीसी जैसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, दूसरी चीज, जीसस जी का जन्म 0 एडी में हुआ ही नहीं था। जीसस जी का जो जन्म है वो माना जाता है कि 4 बीसी से लेके 6 बीसी से लेके 6 बीसी से लेके 4 बीसी के बीच में हुआ था, है ना, या फिर एडी शायद, ऐसे ही कुछ था टाइम पीरियड, वो मैं आपको दिखा दूंगा ऊपर। ओके, तो यही जीसस जी का जो जन्म है उसको कंसिडर किया जाता है। तो जीसस जी का जो जन्म है वो भी याद रख लेना। ये मत सोच रहा ना कि भैया यहाँ जन्म हुआ था या फिर यहाँ नहीं तो भैया यहाँ या नहीं, नहीं, अलग ही जन्म हुआ था। मैं बताता हूँ आपको, जो हिस्टोरियन कंसिडर करते हैं उसको टाइम पीरियड को मैंने नीचे लिखा हुआ है, वो भी अभी आपको बता दूंगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल टर्म जो कि आपको पता होने चाहिए हिस्ट्री के लिए। तो भैया बीसी मतलब आप समझ गए, बिफोर क्राइस्ट के। यहाँ पे जो ईयर्स है बैकवर्ड काउंट करते हैं कि जीसस के जन्म से 273 साल पहले अशोका रूल कर रहे थे, है ना। एडी के बाद एनो डोमिनी, वही बाद वाला, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, कि जब जन्म होता है लॉर्ड का या फिर जब उनका जन्म हो गया उसके बाद का समय। तो जितना भी समय होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का, तो उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, गुप्ता एम्पायर कब आया, 3020 एडी में, जीसस के जन्म के 320 साल बाद। क्लियर हो गया। और यहाँ पे समय उल्टा चलेगा। इसके बाद 273 बीसी के बाद क्या आएगा भैया, 273 बीसी के बाद तो 272 आएगा। हाँ गुड। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भैया 319। अरे दादा हाँ सर 321 आएगा। हाँ चलो ठीक है ओके। अब बीसी मतलब वही जो बीसी जैसे सेम है बिल्कुल इसी के लिए, बस ये बेसिकली क्या है, सेकुलर है। सी भी क्या है आपका सेकुलर अल्टरनेटिव होता है। ओके, सेंचुरी क्या होता है, 100 सालों का समय। अब याद ये रखिएगा जो पहली सेंचुरी आई होगी वो 100 से लेके 200 के बीच में होगी। अरे नहीं दादा, जो पहली सेंचुरी होगी वो 0 से लेके 100 के बीच में होगी ना। 100 साल कंप्लीट हो गए, तो इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। तो 1 से लेके 100, ओके, याद रखिएगा। एडी, ये एडी है, ओके। फर्स्ट सेंचुरी क्या होगी आपकी, 1 से लेके 100 के बीच में होगी। 0 मतलब वही कि 1 से लेके 100 का बीच का समय पीरियड होगा, वो फर्स्ट एडी होगी आपकी। ऐसी जो 21st सेंचुरी चल रही है, तो ये मत समझना कि भैया ये 2100 से लेके 2200 के बीच में होगी, क्या नहीं, ये होगी आपकी 2000 से लेके 2100 के बीच तक का समय, मतलब 2001, ठीक है। ये लिखा है टाइम पीरियड, देख रहे, ये होती है सेंचुरी। भैया सेंचुरी तो हम जानते हैं, डिकेड क्या होता है, डिकेड जानते हो 10 सालों का समय होता है, ठीक है। इसको कभी कभी टेंस से भी बोल देते हैं। 1990 से 1999, 1990 डिकेड हो गया। मिलीनियन क्या होता है, 1000 साल का समय, 1000 सालों का समय, ठीक है। बहुत लंबे समय के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मिलीनियन 1 से लेकर 1000 एडी के बीच में रहा।
ऑर्गेनाइजिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। खुद ही क्रोनोलॉजी होता है, टाइमलाइन एक होता है इपॉक। इपॉक क्या होता है? एक टर्निंग पॉइंट और लैंडमार्क फेज। देखे थे ना बहुत सारे इपॉक अभी ऊपर इंडस वैली, वो क्या बोलते हैं, आइसिस के टाइम पे भी एकदम ऊपर डिस्कस किए थे, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, ये इपॉक था किसका? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का, कि मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। बड़ा इवेंट होता है जहाँ से सारी चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या होती है? इवेंट्स अरेंज ना सीक्वेंस के, एक सीक्वेंस में आपने इवेंट्स को अरेंज कर दिया एक लाइन से। टाइमलाइन क्या होती है? विजुअल रिटन चार्ट ऑफ इवेंट्स ऑर्डर। टाइमलाइन ऑफ इंडिया फ्रीडम के 1857 से लेकर 1947 के बीच में जो सारी चीजें हुई ना, इवेंट्स लाइन से लिख दिए क्रोनोलॉजिकल ट्रेंड में, उसी को बोलते हैं। क्रोनोलॉजी क्या होता है? सब चीजों को आप लाइन से लिख दो, है ना। और टाइमलाइन क्या होता है कि बता दो ये अब हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसको टाइमलाइन बोलते हैं। इपॉक आप समझ गए। पीरियडाइजेशन बेसिकली वही होता है कि अपने हिसाब से हमने चीजों को डिवाइड कर लिया ताकि हमको चीजों को समझने में दिक्कत ना आए। हिस्ट्री को अपने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में कर लिया। कंटेम्प्रेरी क्या है? वो इसलिए कि उस समय के पीरियड में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही थी उन्हीं के साथ, उसी को बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। स्पेशल नोट्स याद ये रखिएगा कि कोई भी ईयर जीरो नहीं था, नो ईयर जीरो इन कैलेंडर। 1 BC के बाद डायरेक्टली 1 AD आ जाता है। सिरका, तो सिरका मीन्स याद कर लो अराउंड, जब हमको कोई भी चीज़ का टाइम पीरियड पता नहीं होता तो हम लोग सिरका का यूज़ करते हैं। इसको आपने कई बार बुक में .c या CA करके देखा होगा। व्हेन द एग्जैक्ट डेट इज अननोन, जब हमको एग्जैक्ट डेट पता नहीं होती है तो हम लोग बोलते हैं कि जो ऋग्वेद कंपोज करी गई थी वो 500 BC। सिरका, ये देख लो सिरका, ये लिख देते हैं ऐसे, धीरे से पता चल जाता है। इसका मतलब होता है कि अराउंड, इस समय पीरियड के अराउंड। और हाँ, जीसस का जन्म हुआ था बिटवीन 6 BC टू 4 BC। और कभी इसको ये मत लिख देना 4 BC टू 6 BC, है ना चाचा। अब भैया नहीं लिख सकते हो, और लिखना क्यों नहीं है? सुनो मेरी बात, क्योंकि पहले ये आएगा बाद में आएगा। पहले 6 BC हो गए ना, हाँ होंगे। फिर भैया 5 BC होगा ना, हाँ होगा। तो समझो ना, आप ये तो लिखते हो कि भैया मुझे 100 से 200 रुपये दे दो, ऐसा तो कहते नहीं हो भैया मुझे 200 से 100 रुपये दे दो, है ना। ऐसा नहीं होता ना, इस बात को समझा करो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ लिया करो। अब टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने बोला प्री हिस्ट्री क्या होती है? उन्होंने बोल दिया प्री हिस्ट्री वही है कि जहाँ पे राइटिंग नहीं आई थी, हम आर्कियोलॉजी से पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। हिस्ट्री क्या है भैया? रिटन रिकॉर्ड्स आ गए थे। मॉडर्न एम्पायर, वैदिक एज को पढ़ रहे थे। एरा क्या होता है? ब्रॉड टाइम मार्क्ड बाय डोमिनेंट पावर फीचर, एग्जाम्पल मुगल एरा, कॉलोनियल एरा। कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा फीचर या बहुत ज्यादा पावर या डोमिनेंट कोई चीज होती है, उससे बेसिकली कंसिडर करते हैं। एक बार देख लेते रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है भाई, काश ऐसे ही चलती रहे। आप लोग को डर नहीं लगता है, मुझे मेरी जान निकलती है सर। तो चैप्टर 1 में बस इतना ही था। अब वही बात है कि चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट कीडम्स आपको मैंने सारे दे दिए हैं भाई, सारे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री में बार बार रिपीट होंगे। जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो समय के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जैसे न्यूमिस्मेटिक्स, जो कि मैं स्टार्टिंग में पूछा था, यही उसका आंसर की स्टडी ऑफ जो कॉइन्स होते हैं उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं ना। इनग्रेव जो चीज़ें लिखी हुई थी उनके हिसाब से। अब ये आर्क्यो बॉटनी क्या है? जो एंशिएंट प्लांट्स होते हैं उनको जब पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं आर्क्यो बॉटनी। देख लीजिएगा, आर्कोलॉजी पता ही है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कुछ अच्छा दिखेगा क्या यहाँ पे? तो ये सारे आपको लर्न करने हैं। जैसे ये मटेरियल कल्चर बेसिकली क्या होता है? जो हम लोग जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं और जो टूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं ताकि हम लोग फास्ट सोसाइटीज़ के बारे में जान पाए। पास्ट मतलब जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मटेरियल कल्चर। न्यूमिस्मेटिक चलो देख लिया था। पीरियडाइजेशन वही अभी देखे थे कि हिस्ट्री को अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हिस्टोग्राफी बेसिकली होता है कि हिस्ट्री को कैसे लिखा गया उसी को बोलते हैं हिस्टोग्राफी। सिविलाइजेशन स्टेट क्या होते हैं कि सिविलाइजेशन के स्टेजेस स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और कॉपर एज लिख दें। हाँ, तो वही सारे जो एजेस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन एजेस बोलते हैं। अब ये पैलियोग्राफी क्या है? पैलियोग्राफी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ एंशिएंट हैंड राइटिंग एंड स्क्रिप्ट टू डेट एंड इंटरप्ट मैन्युस्क्रिप्ट। जो आज की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको समझने के लिए, जब समझ गए चलो बता देते हैं। पैलियोग्राफी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ एंशिएंट हैंड राइटिंग, जो पुराने समय पे जो चीज़ें लिखी गई ना, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह पे, उनको समझने के लिए, उनकी स्क्रिप्ट को समझने के लिए उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। ओके, मे बी यू गॉट इट राइट नाउ, मे बी यू गॉट इट। कैसी इंग्लिश बोलता हूँ मैं। तो चलो, ये जो टर्म्स हैं इनको समय के साथ मैं अपडेट कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और इनको मैंने बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, तो आप सीधा यहाँ पे सर्च करके हमेशा चैप्टर 1 को रेफर कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। अब हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन देख लेते हैं। 9000 BC से लेके 712 AD के बीच की। अब भैया ये 9000 BC आया तो आया क्यों? अब देखो, 9000 BC से लेके क्या बताएं तुमको यार, क्या बताएं। 9000 BC से लेके 7000 BC में वो कुछ एक पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है, मेसोलिथिक, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। और मेसोलिथिक मत जानो, छोड़ो, रहने दो भाई। 712 तो पता है, मोहम्मद बिन कासिम, बस इतने ही जान लो। तो 9000 से लेकर 7000 BC के बीच हमको भीमबेटका रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं। 7000 से 5500 महर, अच्छा
ये भैया हम सारी पढ़ेंगे, हाँ मैं सारी पढ़कर आपको समझा दे रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, आलस आएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड याद रखेंगे, ये एकदम एग्जैक्ट लिखा है टाइम पीरियड, यही है टाइम पीरियड 3300 से लेकर 1300 BC। ओके, एकदम स्टार्टिंग एकदम खत्म। 2600 BC से लेकर ये मैच्योर हड़प्पन फेज है, ये आपका डिक्लाइन होती है इंडस वैली, इतने पीरियड के बीच में वही लिखा है, ये वैदिक एज है, याद रखेंगे। 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हुई, आपको बताया था। अब 1000 से 600 BC में आपको देखने को मिलेगा, पहली बात तो ये लेटर वैदिक फेज है, और साथ ही में यहाँ पे राइज ऑफ महाजनपद देखने को मिलता है। 599 में बर्थ ऑफ महावीरा। 563 भैया कई बात है 583 देखने को मिलेगा, कई जगह 563 देखने को मिलेगा। यहाँ पे बर्थ हुआ था गौतम बुद्ध जी का, यहाँ पे बर्थ हुआ था महावीर जी का। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मगध, मगध को स्टैब्लिश किया है 544 में। भैया ये सारे रटने हैं याद करने हैं, पागल पड़ जाओ, याद करो इन सबको, ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अब ये तो कहीं नहीं मत देना कि भैया ये तो कहीं नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेजन करते हैं, अलेक्जेंडर जी आते हैं 327 से 326, याद रखेंगे। भैया उल्टा क्यों लिखा, अरे भैया BC ही चल रही है, समझ गए, हाँ। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली एम्पायर फाउंड कर देते हैं। 305 में ट्रीटी विद सेलिकस। सेलिकस कौन है, सेलिकस निकेटर किसका, जल्दी से बताओ, आदमी था ये, जल्दी से बताओ, ठीक है, किसका आदमी था और किसका सेनापति था, ये बताएंगे आप लोग। 273 से लेकर 232। अच्छा वादा भी सबके बारे में डेप्थ में जब पढ़ेंगे तब तो सारा याद हो ही जाएगा, अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अशोका द ग्रेट स्प्रेड करते हैं बुद्धिज्म को, इंस्क्रिप्शंस बनाते हैं। 185 फॉल ऑफ मॉडर्न एम्पायर, फर्स्ट सेंचुरी। सत्यवाहना राइज ऑफ कुशन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर फाउंड हो जाता है। समुद्रगुप्त आते हैं जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अच्छा नेपोलियन, समुद्रगुप्त के बारे में तो बहुत याद होगा, बताओ नेपोलियन ऑफ इंडिया का जन्म कब हुआ था, हटाओ हटाओ जल्दी से बता दो, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो गोल्डन एज, उज्जैन कैपिटल कब, 375 से लेकर 415 और 415। 5th सेंचुरी सी आर्यभट्ट, 6th सेंचुरी डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। और इनमें से अगर आपको किसी भी टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में नहीं, सॉरी बेसिकली मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा एक बार गूगल करके। संगम एज तमिल लिटरेचर ट्रेड, ये देख लीजिए, थर्ड सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE के बीच का, तो लगभग ये 600 सालों का समय पीरियड है, समझ पा रहे हो। अब ये कैसे है 600 सालों का, जरा मुझे ये आप बताएंगे। 4th से लेकर 9th सेंचुरी पल्लवास देखने को मिलते हैं। कच्चीपुरम रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और चौलक्यास, बडामी इंपॉर्टेंट है, भाई हैं क्या, जरा मुझे ये बता दीजिए, बाद में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। केप टेम्पल्स क्या होते हैं, राजकोट डास कौन है भाई, मुझे नहीं पता बिल्कुल। एलोरा केव्स कहाँ है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। मिलिट्री पावर क्या होती है, ये सबका सब बाद में देखेंगे हम लोग। चोलास क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारा बाद में देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट एरा खत्म हो गया, तो अब आ गया हमारे सामने मेडिकल इंडियन हिस्ट्री, इसको तो अभी पढ़ ही रहे थे, तो ये तो थोड़ा थोड़ा याद होना ही चाहिए, चलो देख लेते हैं। आरो इन्वेजन होता है सिंध में, मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, फिर महमूद ऑफ गजनबी आते हैं। फर्स्ट बैटल तराइन होता है, मोहम्मद गोरी होते हैं यहाँ पे। सेकंड बैटल तराइन होता है, मोहम्मद गोरी होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1206 में। 1210 से 1230 से इल्तुतमिश का टाइम पीरियड होता है, ये 1211 होगा सर, इसको सही कर दीजिएगा। 1230 से 1240 रजिया बलबन, ओके। किंगशिप, ओके किंगशिप थ्योरी, और ये सेम चीज हमको कहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ कहाँ, ओके 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 ओके, चलो ये हमको सेम चीज देखने को मिलेगी अफगान्स में, और अफगान्स में कहाँ पे, लोधीस में, ओके। खिल्जी डायनेस्टी आती है। मंगोल का इन्वेजन होता है, अरे एक सेकंड, अच्छा ये तैमूर का ये रहा, तो तैमूर का इन्वेजन यहाँ पे होता है, ये मंगोल्स का था। तोगलक डायनेस्टी यहाँ पे आती है, सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड ये, ओहो इस डायनेस्टी के लोग बड़े मजे लेते हैं, तो लोग पढ़ते ही नहीं उसको, सीरियस होकर पढ़ा करो यार थोड़ा थोड़ा ठीक है भैया, क्वेश्चन नहीं आते कोई बात नहीं, पढ़ लेना कभी मजे मजे के लिए टाइम लेते हैं। लोधी डायनेस्टी बढ़िया था, एक आदमी इसमें थोड़ा सा नेता टाइप का था, बाद में जाके समझ गए, कोई इसको बुला देता है दौलत खान लोधी, इनके समझ गए, तो समझ जाओ बस, समझ नहीं है। विजयनगर एम्पायर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहामनी किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानबा 1527, शेरशाह सूरी आते हैं 1540 से लेकर 1555, टाइम पीरियड याद रखेंगे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में, 1556 से 1605। अकबर द ग्रेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, इसको डेप्थ में डिस्कस हमको करना है। हल्दी घाटी बैटल ठीक है देखेंगे, जहांगीर देखेंगे, शाहजहां को देखेंगे, मुगल शाहजहां, ओ हो ताजमहल बनवाने वाले इंसान, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। बैटल ऑफ समुग्र इसको भी देख लेंगे, मुझे तो याद नहीं आ रहा। रामगढ़ की लड़ाई, समूगढ़ की लड़ाई देखेंगे। दारा सुको, अच्छा ये वाली लड़ाई, हाँ ठीक है इसको देखेंगे। और औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मतलब यहाँ पे 1707 में, तो इसी को हम लोग मैं यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि हाँ हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम लाइन को खत्म कर रहे हैं, मतलब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। अब भैया क्यों कर रहे हैं, अब इसके बाद देखो, पहली बात तो मुगल पूरा मैंने खत्म नहीं करा है ना, समझो ना कि 1707 के बाद तो औरंगजेब की डेथ हुई है, अभी भैया लेटर मुगल्स आएंगे, यहाँ पे हमको एंग्लो वॉर्स देखने को मिलेंगे, उन सब के बारे में भैया क्यों नहीं पढ़ा, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको हम लोग पढ़ देंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ओके। इसी वजह से 1686 से 16 एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम में 1498 से लेकर 1947 तक का।
औरंगजेब की डेथ हो जाती है। लेटर मुगल से याद रखेंगे, राइज ऑफ रीजनल किंगडम 18th सेंचुरी, अराइवल ऑफ वास्को डी गामा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर रूल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। मतलब इतना डेप्थ में नहीं जानना है, डेप्थ में आपको जानना है ये, डेप्थ में आपको जानना है ये, डेप्थ में आपको जानना है ये, थोड़ा थोड़ा जानना है आपको इसके बारे में, अच्छे जानना है ये थोड़ा 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 थोड़ा, ये थोड़ा अच्छे से, ये थोड़ा अच्छे से। ओके। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा बाय द वे, पार्टीशन ऑफ बंगाल फिर हुआ भी था कि नहीं हुआ था? अच्छा लिखा तो है, ये इसको खत्म कर दिया गया था 1911 में। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906। मौलवी मिंटो रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। होम रूल लीग, अरे ये बात, ये बड़े भैया लोग अच्छे व्यक्ति हैं। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जो पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। जेल से छूटे चले आइए खड़े हो गए, एनी बेसेंट जी भाषण दे रही थी, उन्होंने कहा बढ़िया आदमी है, बढ़िया आइडिया है यार, होम रूल भी हम भी चलाएंगे। भैया चला देते हैं, अपने अलग अलग खोल देते हैं। एनी बेसेंट के तो कोई भी खोल सकता था, 3 लोग इकट्ठा करके। तिलक भाई अपने 6 खोल देते हैं, ऐसा कुछ होता है, मुझे जहाँ तक एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मैंने अभी और डेप्थ में टाइमलाइन को नहीं लिखा है, काफ़ी चीज़ें इसमें स्किप हैं, अभी उनको लिख दूंगा मैं। लखनऊ पैक्ट, रोलेट है, जलियांवाला बाग, मॉन्टेगो कैंप्स पर रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, लेकिन देखेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, क्या बोलते हैं उसको, 12 फैक्ट ऑफ जिन्ना, क्या था वो, हाँ सॉरी 14 फैक्ट ऑफ जिन्ना, सॉरी क्या बोलते हैं, 14 आइडियाज ऑफ जिन्नास, उनके बारे में वो लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। क्या होगा फिर बंगाल में देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अरे है 3 टेबल। गांधी जी पहुंचे ही नहीं, किस वाली में नहीं पहुंचा, बताएं, पूना पैक्ट। गांधी जी की लड़ाई हो गई गांधी जी की लड़ाई हो गई, मजा आ जाएगा देख के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गांधी जी बोले हम खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने बोला भैया खाना खा लो, उन्होंने बोला हम नहीं खाएंगे, उन्होंने कहा चलो ठीक चाचा, जैसा कहोगे वैसा कर दे रहे, खाना खा लो, ठीक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, एक नंबर एक नंबर एक नंबर चीज़, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ेंगे इनके बारे में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन 1946, डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, मॉन्टेगो कैंप्स, और इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इंडियन हिस्ट्री, सारी की सारी हिस्ट्री का हमने टाइम को डिस्कस कर लिया, सारे के सारे की पॉइंट, मतलब हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको दे दिया। कहाँ इंसान को हमने आपको अर्थ का जन्म लगवाया था, सारी एरियाज बताई थी, और यहाँ पे देखो हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर चुके हैं। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1947 से लेकर 2026 के बीच में क्या हुआ, इनको भी हम पढ़ेंगे जब इंडिया हमारा ये खत्म हो जाएगा। सॉरी, इंडिया का जो, जब हम पूरा इतिहास पढ़ना खत्म कर देंगे। ओके, सॉरी फॉर दैट थिंग। ओके, तो जब इंडिया का पूरा इतिहास हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कैसे इनको साथ में लाए, एडोप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, इंडो चाइना वॉर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लेकिन यहीं से आएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ओके, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा सर, इससे आएगा तो बहुत कम। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्वेश्चन आएगा, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हो सकता है कभी क्वेश्चन बने, बट इससे बनेगा ऑपरेशन ब्लू से। राजीव गांधी टैग फोर्स क्वेश्चन बन सकता है, मंडल कमीशन इंपॉर्टेंट है। ओके, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा रिलीजियस हो जाता है, नहीं बन सकता है लेकिन समझ गए। कारगिल वॉर बन ही सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। ये तो बदल दिया भाई साहब इसको, क्या हुआ, नहीं बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है ना कुछ ज़्यादा सेंसिटिव, उनको स्किप कर देते हैं लोग, क्वेश्चन आते ही नहीं उससे। स्वच्छ भारत मिशन इंपॉर्टेंट है, डिमोनेटाइजेशन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा वो आप बताइए। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनना चाहिए, देखो बन सकता है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ नहीं बनना चाहिए, आप बताइए मुझे, आप ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। ये आर्टिकल बनेंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोविड क्या ही आ सकता है, ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें, तो देख लो इंडो चाइना, ये चलो चलो हो गया। और 2026 में तो वैसे ही दुनिया खत्म है, इसलिए वरना 2026 के आगे की टाइमलाइन भी आपको बता देते। हाँ, फ्यूचर का सबका अपने पास सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वो जो ऐप्स आते हैं ना जो भविष्य बताते हैं, वो सब हम ही से पूछ के जाते हैं। तो चलो अब आपसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाए तो अपना सिर मारना दीवार पे इतना धीरे से कि लगे ना, है ना, वरना कोई मार देगा अगर इन सर ने बोला था, इस वजह से मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इपॉक्स इज करेक्टली मैच्ड विद द ह्यूमन कंटेक्स्ट, क्वेश्चन में अगर रेड सर्किल है मतलब क्वेश्चन अच्छा है, और आपको ही इसका आंसर देना है, मैं इसको नहीं छूंगा। ओके, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, मीजोजोइक। अब आप देख लीजिए, मैं नहीं जानता हूँ। असरसन कह रहा है कि प्रोटोहिस्ट्री रिफर करता है कल्चर और राइटिंग जो कि अनडिसाइफर्ड है, और रीजन बता रहा है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट भैया अनडिसाइफर्ड है, इसी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्री हिस्टोरिक है। अरे चाचा, अगर अनडिसाइफर्ड है तो ये प्री हिस्टोरिक होगा या प्रोटो हिस्टोरिक होगा, ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री हो जाएगा ये।
अब क्या सही है वो आप जाने। मेमोरी ऑफ टाइम के कौन बोल गया? और ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो चलेगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो चलेगा, बट बाय द वे अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो उसका आंसर दे देना, अच्छा लगेगा। प्री हिस्ट्री के बारे में बताओ कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिले। नॉलेज इज रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू आर्कियोलॉजी एंड साइंटिफिक डेटिंग मेथड। अच्छा जी। रिटन टेक्स्ट लाइक ऋग्वेदा आर द मेन सोर्सेज। ओहो, प्री हिस्ट्री में ऋग्वेदा कौन लिख गया? तो ये क्या होगा आप बता दीजिए। द मॉडर्न एम्पायर इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। आगे ये बोल रहे हैं अशोकन एडिक्स आर अनडिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड नो एविडेंस। जो अशोकन एडिक्स हैं वो पहली बात तो उनको हम लोग समझ नहीं सकते, इसी वजह से हमको कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता। वही बात है, एडिक्स से क्या ही समझोगे? अरे चाचा समझोगे, इससे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, एविडेंस देखने को मिलती है, तो रीजन तो गलत हो जाएगा, असम्पशन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन। जेम्स मिल साहब जो पीरियडाइजेशन कर गए इंडियन हिस्ट्री का, वो कैसे करके? हिंदू पीरियड हाँ था, मेडिवल पीरियड नहीं था, ब्रिटिश पीरियड नहीं था, तो ये वाला जो सेकंड वाला ये नहीं था, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 दैट टिक लगा, आप लोग पढ़ेंगे द होलोसीन इपॉक। अरे सर अब हम समझ गए, क्या समझ गए? जो सर कठिन वाले होते हैं वो आप हमसे कराते हो, और क्या भाई, वो बड़ी देर लग गई समझने में। द होलोसीन इपॉक इज सब डिवाइडेड इनटू, और हाँ मैं बताया था ये, अभी अगर वीडियो स्किप करके बैक करके देखोगे तो मैं बताया था कि इस चीज़ को याद रखिएगा, भले ही नेम याद ना हो बट क्वेश्चन को भी आएगा तो याद रखो, तो ये तो सच हो जाएगा। दिस सब डिवीजन आर बेस्ड ऑन, हाँ तो ये भी सच जाएगा। दोनों आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ओके देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज करेक्टली मैच। क्रोनोलॉजी ये होता है, टाइम लाइन ये होता है, इपॉक क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप ही लोग बताएंगे। असरसन क्या बोल रहा है? अच्छा जो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। द गुप्ता एज इज कंसिडर एज ए क्लासिकल एज। गुप्ता एज को कंसिडर किया जाता है क्लासिकल एज। भैया हाँ, ये आपके नोट्स में नहीं था। अरे था मैंने इसको, मैं इस लाइन को पढ़ना भूल गया हूँ, बट ये था, ठीक है। इट विटनेस एडवांसेज इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर। यहाँ पे आर्ट साइंस और लिटरेचर का अच्छा खासा बढ़ावा देखने को मिलते हैं, इस वजह से हम इसको क्लासिकल एज बोलते हैं। सही है ये आंसर, ठीक है, लगा लीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एट द आर्कियोलॉजिकल एजेस। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? कुछ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द आर्कियोलॉजिकल एजेस। पैलियोलिथिक में ये था, मेसोलिथिक में ये था, न्यूलिथिक में ये था। तो भैया न्यूलिथिक में तो नए थे, पॉलिश टूल से लग तो रहा है, एग्रीकल्चर आ गया था। मेसोलिथिक में भैया माइक्रोलिथिक से छोटे छोटे आ गया था, तो भैया ये सारे सारे सही होंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा दे, ये वाला सी लगा दे। अब वो आप जानो यार, ठीक है। तो मैं लेक्चर खत्म हो गया, ये चैप्टर 2 है, और हाँ इसके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। मज़ा आ जाएगा आपको, कुछ मैं छोड़ूंगा नहीं कुछ। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो के बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बाय द वे आपको जो लेक्चर्स का एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा, आपको आज का चैप्टर 1 कैसा लगा, और आप लोग क्या चाहते हैं कि इसी डेप्थ में चीज़ों को पढ़ाएं, या फिर भैया उतना ही पढ़ाओ जितना एग्जाम में आता है, या फिर या फिर थोड़ा और अच्छे से पढ़ाया जाए, मतलब थोड़ा और डेप्थ में। मतलब मैं डेप्थ इसलिए नहीं कि मजे मजे में कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, डेप्थ में बेसिकली इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। ओके, सो जस्ट प्लीज़ गिव मी योर जेन्युइन फीडबैक। और ये जो सीरीज़ है भाई, मैं सच में भाई इसमें बहुत मेहनत लगेगी, और मैं हर दिन वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, आपको ही पता है। 2 या 3 दिन में एक वीडियो आएंगे, एक लेक्चर आएगा, बट एडवांस लेक्चर होगा। एक बार आप यहाँ से पढ़ लोगे तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, बट मैं दे देता हूँ कि आपको कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं होगी, या फिर आप कहीं और से भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही कि मैंने ज़्यादा बता दिया था। मैं बताएं क्योंकि ये चीज़ है ना कि पहली बात तो मैं मेरे नोट्स पहले से बने हुए हैं, तो पहले उनको देखूंगा मैं, फिर मैं 3-4 जगह के लेक्चर देखूंगा कि टीचर्स आजकल क्या बता रहे हैं, फिर यूपीएससी के प्री से देखूंगा, मेंस नहीं देखता हूँ, ठीक है। फिर मेरे सामने एक तो बुक पड़ी रहती है अपनेकल की, और एक यूपीएससी की बुक पड़ी रहती है, तो वो सारे के सारे फैक्ट जब एक जगह आते हैं तो मेन चीज़ वो जो लेक्चर वो डेप्थ में हो ही जाता है। और डेप्थ में ये नहीं कि आपको परेशान करने के, डेप्थ में इसलिए ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए, है ना। अब आपको तो बता दिया गया बीसीई क्या होता है, अब आपको पता ही नहीं है कि बीसीई का भैया आया यूज आया ही क्यों, वो मैंने आपको बता दिया, है ना। ये चीज़ें होती हैं। अब जीजा जी का जन्म ही 0 में नहीं हुआ, वो आपको पता नहीं होगा, हो सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तो कैसे करोगे ये सारी चीज़ें। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि तारीफ करना कमेंट में, मैं बस ये कहता हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस करे सबका आंसर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चीज़ को कंटिन्यू करूँ तो वही बात है कि मैं बिल्कुल, पहली बात तो चीज़ें फ्री रहेंगी, ऑब्वियस है। और मुझे पता है कि आप लोग एफर्ट्स की वैल्यू शायद ना करें, तो ना चाहते हुए भी मैं बस आपसे ये कहता हूँ कि जिस दिन इस वीडियो पे 300+ व्यूज़ हो जाएंगे, आपको इसका सेकंड पार्ट अगले दिन मिल जाएगा। और ये टारगेट मैं रखूँगा, जब तक 300 व्यूज़, 10 कमेंट्स और 20 लाइक्स नहीं होते तब तक इसका सेकंड पार्ट नहीं आएगा। ओके, आप आज करा दो कल ले लो, बस आज करा दो कल ले लो, हटाओ,
चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हिंदी में सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। और ख्याल रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, इन सारे क्वेश्चंस का प्लीज 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 आंसर कर दीजिएगा। ओके, वरना अगर नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं दिखाओगे तो भाई फिर मेरा मन नहीं करेगा, और मैं इस बार अगर पीछे हट गया तो फिर मैं आगे दोबारा नहीं आऊंगा। ओके, तो ख्याल रखिएगा भाई। देखो 1 घंटा 37 मिनट हो गए हैं, स्टॉप कर दें अब भाई, ये रिकॉर्ड हो गई हो बस, बहुत डर लगता है।